नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए काफ़ी समय के बाद बहुत ही ज़बरदस्त एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी बड़ी कहानी लेकर के आ चुका हूं। तो सबसे पहले इस बड़ी कहानी के लिए आपको यही कहूँगा कि अपने ईयरफोन्स को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये स्टोरी तैयार की गई है। तो मैं नहीं चाहता कि स्टोरी को सुनते हुए बार बार बाहरी चीज़ों का व्यवधान पड़े। साथियों, ये स्टोरी कोई साधारण स्टोरी नहीं है। आज एक ऐसे लड़के की आप बीती में आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो हॉरर दुनिया का आपका नजरिया ही बदल देगी। उस लड़के ने ये सभी चीजें अपनी आंखों के सामने महसूस की, उनको देखा और उनसे मुकाबला किया। कहानी गांव से रिलेटेड करती हुई है, लेकिन इसी गांव के अंदर आ जाता है एक शहर का लड़का जो काम की उन अदृश्य शक्तियां से मुकाबला करता है जो बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत ने उस अदृश्य ताकत का सामना करने के लिए उस लड़के को ही चुना। तो साथियों, हर इंसान का अपना एक अलग ऑरा होता है जिसे कुछ लोग गण भी कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि हर इंसान की आत्मा का अलग प्रभाव होता है। कुछ आत्माओं को भगवान ऐसी शक्तियां देती है कि नकारात्मक शक्तियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और कहें कि यह प्रकृति कुछ इंसानों को ऐसी अदृश्य ताकतों से लड़ने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करती है। और जिस लड़के की मैं कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो भी गांव के अंदर मौजूद बहुत शक्तिशाली प्रेत से मुकाबला करता है। लेकिन जिस शक्तिशाली प्रेत से उसका मुकाबला हुआ वो कोई साधारण प्रेत नहीं था, बल्कि अपने अधूरे जीवन में उसने खुद तंत्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। और एक प्रेत योनि में जाने के बाद तंत्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया इंसान कितना शक्तिशाली हो सकता है, ये शायद आपके अंदाजे से भी बाहर की चीज है। तो आपसे यही कहूंगा कि इस कहानी को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कहानियां बहुत ही कम आती हैं जो आपको नई ताकतों से रूबरू करवा जाती है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते हैं। तो आज की स्टोरी को उसी इंसान के पर्सपेक्टिव से सुनाने जा रहा हूं जिस इंसान के साथ यह पूरी घटना घटित हुई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम तो आपको कुछ ही समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन साथियों, कई ऐसी शक्तियों का संसार हमारे जीवन के साथ आगे बढ़ रहा है जो अदृश्य है। वास्तव में वो पारलौकिक शक्तियां हैं, परंतु यदा कदा उनका सामना मानव समाज के साथ होता रहता है। इन शक्तियों का भी मानव पर पड़ने वाला प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। बस हमने कभी ऐसा काम ना किया हो जो हमारे जीवन को संकट में डाल दें। अब आपको क्या बताऊं कि पिछले 2 दिनों से लगातार अंधड़ तूफान अपने चरम पर है। आज सुबह से ही बारिश की आशंका हो रही थी। मैं सुनसान राह पर अकेला ही चला जा रहा था ताकि जल्दी जल्दी अपने कमरे तक पहुंच सकूं। असल में मैं मेडिकल स्टोर पर गया था। वैसे भी यहाँ मेडिसिन के लिए बहुत दूर जाना होता है। वापस लौटने में अंधेरा हो चुका था। आसमान में काले बादल थे जिससे ऐसा लगा कि आधी रात बीत रही हो। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। एकाएक पीछे से आवाज आई, तुम्हारा पिछला अनुभव कैसा था? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक भगवा वस्त्रों को धारण किए हुए एक बूढ़ा मेरे सामने था। मैंने उससे पूछा, तुम किस अनुभव की बात कर रहे हो? उसने कहा, मणिकर्णिका बाड़ाहाट की। मेरे चेहरे के भाव बदलने लगे और मेरे मस्तिष्क उस दिन के दृश्य को याद करने लगा जब पिछली बार एक युवक की जान एक शाक्त साधक ने डाकिनी से बचाई थी, और मैं स्वयं उस पूरे प्रक्रम का एकमात्र साक्षी हूं। किसी को कह भी नहीं सकता, कोई यकीन करेगा भी या नहीं। एकाएक मेरे मुंह से छूट पड़ा, ओह, वो घटना आपको कैसे मालूम? उसने कहा, तुम्हारे लिए एक और अनुभव आने वाला है। तुम्हें अगले 1 सप्ताह के लिए अपने दैनिक कार्यों को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा, पर मैं ऐसे आपके साथ कैसे चलूं? मुझे अपनी तबीयत को देखना है।
इस बार मैं खुद बीमारी की जद में हूं। पिछले 3 दिनों से मेरा शरीर तप रहा है। अगर कुछ आराम मिले तो सोचता हूं साथ चलूं, परंतु अभी ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाबा जी ने कहा, ठीक है, प्रकृति पर विश्वास रखो, उस शक्ति पर विश्वास रखो जो तुमने अनुभव की है। ऐसा कहकर उसने मुझे कहा, नेत्र बंद करो। मैंने आंखें बंद कर दी, परंतु हल्के नेत्रों से मैंने देखने की कोशिश की। उसने अपने पोटली से एक चमकदार पत्थर निकाला जो पीली रश्मियों को उड़ेल रहा था। उसने एक बार मेरे दोनों नेत्रों के बीच कुछ बुदबुदाते हुए स्पर्श कराया। ऐसा उसने 3 बार किया। उसके ऐसा करते ही मन से कुछ भार उतर सा गया। मस्तिष्क हल्का होने लगा, शरीर में नवीन स्फूर्ति आ गई। एकाएक बारिश की बूंदें गिरने लगी और वो बाबा बोला, नेत्र सही से बंद करो, 1 मिनट तक पुरानी घटनाएं याद करो। मैं यादों के एहसास में डूब गया। एकाएक मेरी कानों में आवाज आई, आंखें खोलो। तभी मैंने एकाएक आंखें खोली तो वो बूढ़ा दूर निकल चुका था। उसकी परछाई मुझे दूर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं मुड़कर चला गया। मन कुछ हल्का हो गया, शरीर शक्ति से भरपूर लगने लगा। मैंने पाया कि मेरा शरीर बारिश की बूंदों से तर हो चुका है। मैं तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कुछ 20 मिनट के बाद मैं अपने कमरे के दरवाजे पर था। मैंने अपनी जेब टटोल कर देखा तो पाया कि मैं चाबी कहीं छोड़ आया हूं। मन में अफसोस हुआ कि पिछले 6 महीने से जब से मैं इस कमरे में आया हूं, तब से लगातार 5वीं बार मुझे ताला तोड़कर अंदर जाना पड़ रहा है। अब इस घुप अंधेरे में एक छोटी चाबी को ढूंढना मेरे लिए लगभग असंभव था। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी मैंने सड़क किनारे से पत्थर उठाया और जोरदार चोट की। इस बार पहली चोट में ही ताला टूटकर गिर पड़ा। मैं कमरे में दाखिल हुआ और कपड़े चेंज करके बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। लाइट जा चुकी थी। उजाले का कोई तंजाम नहीं था। पास में माचिस और मोमबत्ती रखी हुई थी, पर एक बार लेटकर फिर उठने का मन नहीं हुआ। कुछ ही देर में मेरी आंखों में नींद छाने लगी। पिछली 2 रातों से मैं सही से सो नहीं पाया था, इसलिए तुरंत नींद के आगोश में समा गया। चारों ओर सन्नाटा था, घुप अंधकार था। लाइट का नामो निशान मौजूद नहीं था। वो सुनहरी चमक मुझे अपने आगोश में ले रही थी। उस पत्थर से निकलती रश्मियों के बीच मेरे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर खींच ली। एकाएक मेरी रीढ़ की हड्डी में एक स्पंदन हुआ और झटके के साथ दरवाजा खुल गया। मैं दर्द से कराहने लगा। मेरा मुंह लाल हो गया। मैंने उठने का भरसक प्रयास किया, परंतु मैं अपने को असमर्थ पा रहा था। देर तक मैं अर्धसुप्त अवस्था में था। मेरी आंखों के सामने वो पूरा प्रक्रम चलने लगा जो मैंने मणिकर्णिका के शमशान में देखा था। चारों ओर जलती चिताओं के बीच मैंने अपने को महसूस किया। शरीर और तीव्रता के साथ उस गर्माहट को महसूस करने लगा। तभी मैं झटके के साथ पलटा और उठकर खड़ा हो गया। मेरे सामने मौजूद माचिस की मदद से मैंने मोमबत्ती को जलाया और दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ देर बाद अविश्वसनीय रूप से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे देखकर मुस्कान भर रहा हो, पर ऐसा तभी लगता था जब मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मुंह से एक शब्द कहना असंभव सा था। वो विचित्र मुस्कान कुछ तो कहना चाहती थी, पर मैं इसे समझने की कोशिश करता और आंखें खोलकर इधर उधर देखता था तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ना ही कोई हरकत हो रही थी। मैं उठकर बैठा और दीवार पर पीठ टिकाकर बैठ गया। फिर पता नहीं कब मैं नींद के आगोश में समा गया। अगली सुबह मेरी नींद तब खुली जब एक तीव्र दुर्गंध मेरे नाक में घुसी। कुछ जलने की बू थी, पर मैंने आसपास देखा तो पाया कि सब यथावत था। परंतु कमरे के दरवाजे को देखकर मेरा दिमाग चकराया। वो खुद ब खुद खुला हुआ था। मैं तेजी से उठा और इधर उधर झांकने लगा। आखिर ये सब क्या हो रहा था? ये एक घटना की शुरुआत थी या अंत? मैं इस विषय में सोचने लगा कि कल रात वो बाबा कौन था और उसके पास वो क्या था जिससे मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। मुझे एहसास हो रहा था कि कोई असाधारण घटना घटने को है, और ये सोचते ही मेरे शरीर में एक बिजली का कनरट सा दौड़ पड़ा। मेरे हाथों की त्वचा में झंझनाहट होने लगी। शायद कोई रहस्यमयी शक्ति मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सुबह का समय था, इसलिए इन बातों को मैंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। आज भी मौसम पूरी तरह खराब था। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे
परंतु अभी तूफान का कोई खतरा नहीं था। वातावरण बिल्कुल शांत था। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि चारों तरफ पानी छोटे छोटे गड्ढों में भरा हुआ है। मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। मैं पैदल पैदल ही चला जा रहा था कि एकाएक किसी ने मुझे पीछे से पुकारा, मधुसूदन। ये आवाज कुछ जानी पहचानी थी, इसलिए मैं तेजी से घूम गया। मैं पीछे मुड़ा तो मुझे अपना रूम पार्टनर दिखा, शेखर। मैंने पूछा, तुम कब आए? और तुमने बताया तक नहीं। शेखर ने जवाब दिया, बस अभी पहुंचा। मैंने कहा, चलो अब चलते हैं कॉलेज। शेखर बोला, नहीं तुम जाओ, मेरे चाचा की तबीयत खराब है, मुझे उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैंने कहा, वो कहाँ है? शेखर ने कहा, एम्बुलेंस में। मैंने कहा, ओह, वो सीरियस कंडीशन में है क्या? शेखर बोला, हाँ, कुछ 15 दिन पहले से बीमार है। ना जाने क्या हो गया उनको, काफी गुमसुम रहते हैं और अनावश्यक बड़बड़ा रहे हैं। मुझे लगता है उनका मानसिक रूप से तनाव हो रहा है, इसीलिए वो अजीब बातें कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले की बातें वो इस तरह दोहराने में लगे हैं कि जैसे ये सब कल की बातें हों। मैं बोला, हाँ, पर ये सीरियस बात नहीं। शेखर ने कहा, उन्होंने रात को अपने हाथ की नस काट ली और वो विचित्र तरीके से हाथ से खून चूस रहे थे। ये बात अजीब है, इसलिए मैं उन्हें मनोचिकित्सक के पास लेकर आया हूं, शायद वो कुछ बता सके। मैंने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। गांव से और कौन आया है? शेखर ने कहा, एम्बुलेंस में चाची और उनका लड़का है जो मुझसे बस 3 साल छोटा है। चलो वहीं चलकर देख लूं आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर शेखर और मैं दोनों मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए पैदल पैदल निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद बारिश की हल्की बूंदें पड़ने लगी। मैंने उससे कहा, जल्दी चलो वरना हम भीग जाएंगे। वैसे भी मैं पिछले 2-3 दिन से बीमार था, अब दोबारा उस स्थिति में नहीं जाना चाहता। शेखर ने कहा, ओके। ऐसा कहकर उसने चलने की स्पीड बढ़ा थी। उसके ऐसा करते ही मेरी गति खुद ब खुद बढ़ गई। कुछ देर बाद हम लोग मनोचिकित्सक के पास पहुंचे। अब तक वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। शेखर काउंटर पर पर्ची कटाने लगा। मैंने अपने पीछे की तरफ से कुछ कदमों की आवाज सुनी। मैं मुड़ा तो देखा कुछ लोग स्ट्रेचर पर एक आदमी को ला रहे थे। उसके हाथ में पट्टी थी और एक 15 साल का लड़का उसके साथ था। मैं उसे देखकर समझ गया कि यही शेखर के चाचा हैं। मैंने उन्हें एक नज़र से देखा तो वो एकदम शांत थे, बस उनकी आंखों के नीचे गहरे नीले गड्ढे पड़े हुए थे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ देखता कि नर्स उनके स्ट्रेचर को सरकाकर अंदर ले गई। शेखर आया और अपने भाई को कहा, चाची कहाँ है? उसने कहा, यही है बाहर, बस एम्बुलेंस वाले का हिसाब कर रही है। शेखर ने कहा, ये पर्ची रखो और चाची को देना, डॉक्टर आ गया है, जल्दी नंबर आएगा। मैंने कहा, शेखर इसका नाम क्या है? शेखर बोला, विशु। तभी चाची भी वहां आ गई। उसी समय डॉक्टर कमरे से बाहर आया और उसने 2 लोगों को अपने साथ चलने को कहा। शेखर और उसकी चाची उस कमरे में दाखिल हुए। मैं और विशु बाहर ही खड़े थे। मैंने विशु से पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? विशु ने जवाब दिया, 10वीं। मैंने पूछा, ये सब कब हुआ बतलाओगे? विशु बोलने लगा, भैया आज से 2 हफ्ते पहले से अचानक पापा के पैर में दर्द हुआ। दर्द की दवा खाने के बाद भी उससे आराम नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे दर्द शरीर के और भागों तक पहुंचा। ये सब हम समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि इन्होंने बड़बड़ना भी शुरू कर दिया। अब कल रात तो इतनी खराब स्थिति थी कि हमें इन्हें यहाँ लाना ही पड़ा। कोई कहता है कि इन्हें दिमागी बुखार है, कोई कहता है इन्हें किसी बात का सदमा है, कोई इन्हें तनाव और डिप्रेशन में कहता है। पर हमने कुछ छोटे बड़े डॉक्टर को वहीं आसपास दिखाया, पर वो इसे कोई बीमारी नहीं मानते। हम भी परेशान हैं, पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई भी छूट गई है। मैंने कहा, अच्छा, ये तो वाकई एक सीरियस कंडीशन है। ऐसा कहते ही मेरे हाथ के रोम रोम खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई तीव्रता से आकर्षित कर रहा हो, पर यह अनजान अनुभव मुझे ही क्यों हो रहा था। मनोचिकित्सक के कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। एक आदमी तेजी से चिल्लाता हुआ वहां से बाहर निकला। वह मनोचिकित्सक का सहयोगी था जो विशु के पिता का चेकअप कर रहा था। उसके उंगली पर से खून रिस रहा था। हम लोग उसकी तरफ भागे और उससे रुककर पूछा, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो?
उसने खून रोकने के लिए उंगली को अपने मुंह में रख लिया और खून की बूंदों को चूसने लगा। कुछ देर बाद जब उसकी उंगली से खून रिसना रुका, तब उसने हमसे कहा, एक आदमी आया है जो अजीब हरकतें कर रहा है। उसने अभी अभी मेरी उंगली पर एक तेज सुई चुभा दी। इससे मुझे असहनीय दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं वहां से तेजी से भागकर आ गया। अब मुझे पहले अपना इलाज करना होगा, तब जाकर उसे देखता हूं। मैं और विशु दोनों उस कमरे की तरफ भागे तो वहां मनोचिकित्सक अब भी उनकी जांच कर रहा था। इस बार वह कुछ सतर्कता के साथ काम कर रहा था और उसने नुकीली चीजें वहां से हटा ली थी। शेखर और उसकी चाची अभी वहां मौजूद थी। वो उसकी इन हरकतों से दुखी हो रहे थे। साइकेट्रिस्ट ने उसके हाथ पर दांतों से काटे गए मांस को देखा तो वह चकित रह गया। आखिर कोई इंसान कैसे अपने ही मांस को नोचकर इस तरह का कृत्य कर सकता है। उन्होंने उस घाव को साफ करके उसको दवाई लगाकर पट्टी बांधी और वह हाथ ना हिलाने को कहा। इसके बाद डॉक्टर ने चाचा से कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने उसका सामान्य तरीके से जवाब दिया। ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि उसके चाचा को कोई इस तरह की समस्या हो। डॉक्टर इनके उत्तरों को एक पेज पर उतार रहा था ताकि वह उनकी मानसिक स्थिति को जान सके। विशु और मैं उस कमरे के दरवाजे पर ही थे, इसलिए हम उन प्रश्नों को नहीं सुन पाए। डॉक्टर ने कुछ सामान्य परीक्षण के बाद उसके चाचा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। कुछ देर तक डॉक्टर ने उन दोनों से बातचीत की और थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आ गए। उसके बाहर आते ही विशु ने उनसे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? शेखर ने कहा, अभी डॉक्टर उनकी जांच कर चुके हैं, जल्दी ही कोई समाधान मिलेगा। मैंने कहा, वो डॉक्टर के साथ काम करने वाला हेल्पर सुई चुभने से इतनी तेजी से भागकर बाहर आया और हम भी तो एक ठोकर लगने पर इतनी तेज चीखते हैं जैसे हमारे प्राण निकल गए हैं। तो फिर तुम्हारे चाचा अपने ही दांत से अपने हाथ के मांस को नोच लिया। ये विस्मय वाली बात है, शेखर ने कहा। अब तक हम जितने डॉक्टर के पास गए उनको तो कोई बीमारी दिखाई नहीं दी। देखते हैं मनोचिकित्सक क्या कहता है। मैंने मन ही मन सोचा, कल रात जो बाबा मुझे कह रहा था कि तुम्हें शीघ्र एक रहस्यमयी अनुभव होने वाला है, क्या यह घटना उससे ही संबंधित है या फिर इससे भी बड़ी कोई घटना मेरे सामने होगी? शेखर ने कहा, अगर डॉक्टर को इनकी बीमारी पता नहीं लग पाए तो हम क्या करेंगे? तभी चाची बोली, पता नहीं, तब तो शायद कोई चमत्कार ही हमें बचा पाएगा। मैंने कहा, एकदम से ये आक्रामक हो गए, क्या इनके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिससे इनके व्यवहार में परिवर्तन आया है? शायद वास्तव में इनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिससे ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। चाची बोली, हमने भी पता किया पर अभी तक कुछ पता नहीं लगा। पर ऐसे कई साल पहले की बातें इस तरह बुदबुदाने का क्या मतलब है? कभी कभी तो ऐसा लगता है इनकी याददाश्त चली गई, पर अपने को नुकसान पहुंचाने का भी कुछ कारण होगा ना? शेखर ने कहा, कारण तो जरूर होगा, पर शायद हम उसे जान ना पाएं। तभी डॉक्टर ने उन्हें बुलाया। वे दोबारा गए। इस बार हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए। शायद मैं इसके कारण को जानने के लिए अति आतुर था। डॉक्टर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। यह एक तरह का मानसिक विकार है जो डोपामाइन हार्मोन में असंतुलन होने के कारण होता है। इस असंतुलन की वजह से एक व्यक्ति के मूड या बर्ताव में बदलाव आने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होता है तो उसे मेनिया या डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, यानी उसका मूड या तो बहुत हाई या लो रहता है। जब उसका मूड लो होता है तो वह शांत रहता है, पर मूड हाई होने पर ये अपने को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। पर मुझे संशय है, मैं एकदम पक्का नहीं कह सकता। इनके बस कुछ लक्षण मिलते हैं, पर कुछ अलग भी है। जैसे डोपामाइन से व्यक्ति के शरीर पर किसी तरह की कमजोरी नहीं होती, पर इनकी आंखें अंदर को ढंस रही है और शरीर सूख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कंफ्यूज हूं, इनके रोग को पकड़ना आसान नहीं। शेखर ने कहा, इसकी कोई दवा तो होगी? डॉक्टर ने कहा, यह एक मानसिक बीमारी है, इसलिए हम तो बस नींद की दवा दे सकते हैं ताकि ये सही से नींद ले पाएं। इन्हें देखकर लगता है कि ये रात को सो ही नहीं पाते। क्या आपने ऐसा महसूस किया? विशु बोला, नहीं, बस कभी कभी वो रात को बड़बड़ाते रहते हैं।
ये सब सुनकर मेरे मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। तभी डॉक्टर ने कहा, यह भी इस बीमारी के संकेत नहीं है, बल्कि डोपामाइन की अधिकता से मनुष्य को बहुत गहरी नींद आती है। अभी बहुत सी बातें स्पष्ट हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। कभी मुझे इनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य लगता है और कभी बिल्कुल उग्र। इसी आधार पर मैं इनको मानसिक रोगी तो समझता हूँ, इसलिए अगले 12 घंटों के लिए इन्हें मैं अपनी निगरानी में रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको अपना अगला कदम पाऊंगा। इधर शेखर की चाची ने डॉक्टर से कहा, जैसा आप ठीक समझें। हम सब वहां से बाहर आ गए। तब मैंने शेखर को कहा, तुम लोग सुबह से भूखे हो, चलकर कुछ खा लो। शेखर और उसकी चाची ने मुझे पूरी तरह मना कर दिया, पर मैंने 15 साल के विशु को देखकर कहा, इसे मैं अपने साथ लेकर कमरे पर जाता हूं। हम शाम तक वापस आएंगे, तब तक आप दोनों यहीं रुको। शेखर की चाची ने विशु को कमरे पर भेजने के लिए हामी भर दी। फिर हम दोनों पैदल पैदल कमरे की तरफ जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकले। अब तक बारिश कुछ कम हो चुकी थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदों के बीच हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद हम लोग कमरे तक पहुंच ही गए। मैंने जेब से कमरे की चाबी निकाली और ताले को खोल दिया। फिर मैं अपने और विशु के लिए खाना बनाने लगा। मैंने उसे कहा, तुम थक गए हो, इसलिए कुछ देर आराम करो। लगभग 1 घंटे बाद हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मैंने विशु से पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारे पिता ने इस तरह की हरकत की? क्या वे पहले कभी इस तरह बीमार हुए? उसने कहा, नहीं, पहले पापा इस तरह कभी बीमार नहीं हुए। परंतु मैंने कहा, तुम कुछ कहते कहते क्यों रुक गए? विशु ने कहा, भैया ये बात कभी शेखर भैया से मत कहना, वरना। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भला तुम्हारी बात शेखर को क्यों बताऊंगा? ये तो हम दोनों के बीच की बात है। विशु बोला, ठीक है। हाँ, मुझे याद है, ऐसी ही बीमारी से पहले भी हम अपने परिवार के एक अहम सदस्य को खो चुके हैं। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या? विशु ने कहा, हाँ, ये सच है। आज से 11 साल पहले, तब मैं 4 साल का था और शेखर भैया 7 साल के। भैया के पापा को भी किसी रहस्यमयी बीमारी से ऐसे ही तड़पते हुए देखा है। ये बात शेखर भैया को नहीं पता, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए गांव से बाहर निकल चुके थे। वो मामा के घर पर रहकर ही पढ़ते थे। उन्हें बचपन में अपना ननिहाल काफी पसंद था। वो उधर ही रहते थे, इसलिए वो बहुत चीजों से अनजान है। हम लोग पापा को भी यहाँ उनकी जिद पर ही लेकर आए हैं, वरना। मैंने कहा, वरना क्या? विशु बोला, वरना नहीं लेकर आते, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। शेखर भैया के पापा को बचाने की भी तमाम तरह की कोशिश की गई थी। मुझे तो डर लगता है कहीं मैं भी। मैंने कहा, इस बात का मुझे पता है कि शेखर के पिताजी की मौत बचपन में हो चुकी थी, पर जब भी मैंने इसका कारण पूछा, वो मुझे हमेशा टाल दिया करता था। मैंने मन ही मन सोचा, शायद शेखर जानता था कि उसके पिता की मौत कैसे हुई, या वो इस बात से अब तक अनजान है। विशु ने कहा, अब तक मैंने जो कहा उसमें सच्चाई है, पर यह सब क्यों हो रहा है? ये एक रहस्यमयी पहेली है। हमें अब तक कुछ पता ही नहीं है। 11 साल पहले ताऊ जी को भी हम नहीं बचा पाए। इस सदमे से मेरे दादाजी किसी से बात नहीं करते, सिवाय मेरे और शेखर भैया के। मेरे मन में प्रश्न उठा, क्या इसके दादाजी इस बारे में कुछ जानते हैं? उनके सदमे का कारण कहीं कुछ और तो नहीं? मैंने सहजता से कहा, यह तो एक मिस्ट्री है जिसे कोई नहीं जानता। मुझे इसमें दिलचस्पी आ रही थी। ये उस घटना से मिलती झुलती लग रही थी जिसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम रहस्यमयी शक्तियों पर विश्वास करते हो? विशु ने कहा, ऐसा मैंने सुना है, आत्मा के बारे में, भूतों के बारे में। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? विशु ने कहा, दादाजी ने। मैंने मन ही मन सोचा, कहीं ये उस अनुभव का कोई चरण तो नहीं जिसकी बात उस रहस्यमयी बाबा ने की थी। मन में कुछ प्रश्न घूम रहे थे जिनके उत्तर कोई नहीं जानता था। शाम का समय था। हम दोनों हॉस्पिटल की तरफ वापस जा रहे थे। ना जाने क्यों मुझे यह एहसास हो रहा था जैसे कोई ऊर्जा मुझे अंदर से प्रेरित करती कि मैं जरूर इनकी कुछ सहायता कर सकता हूं। मैं विशु के कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। कुछ ही देर में हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वो पूरी तरह शांत था।
न कोई शोर शराबा, न भीड़, इक्का दुक्का लोग वहां मौजूद थे। मैं शेखर को देखकर उसकी तरफ गया। शेखर से पूछा, अब चाचा की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार? शेखर ने कहा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन से अब तक चाचा बेहोश पड़े हैं। डॉक्टर इसे दवाओं का असर मानता है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? शेखर ने कहा, स्थिति सुबह से अच्छी है, पर सुधार नाम मात्र का ही है। फिर दवाओं पर कब तक बेहोश रखेंगे चाचा को? मैंने कहा, आज देख लो, कल सुबह देखते हैं डॉक्टर क्या कहेगा। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, चारों तरफ अंधकार छाने लगा। शेखर ने कहा, आज रात यहां कैसे कटेगी? बारिश के कारण वैसे भी ठंड बढ़ गई है। मैंने कहा, चाची और वीशु को कमरे पर छोड़ आऊं, तब तक मैं यही चाचा की देखभाल करता हूं, वैसे भी वो बेहोश है। शेखर ने कहा, अब यही करता हूं। मैंने कहा, घर से 2 कंबल ले आना, ठंड काफी बढ़ गई है। इसके बाद शेखर चाची और वीशु को कमरे पर छोड़ आया। बाहर अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। हॉस्पिटल में एकाएक घोर सन्नाटा पसर रहा था। सर्द रात के साथ यह और तेज सुन्न होती जा रही थी। अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली गई। मैं वही बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। मैं गुमसुम, बिना किसी आवाज के, एकदम सन्नाटे और अंधकार से घिरा था। एकाएक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चहलकदमी होने लगी। टक टक टक। मैंने अपनी गर्दन उस ओर हिलाई, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। इस बार दूसरी तरफ से आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार मैं उठा और दौड़कर गया। वो आवाज दूर होती जा रही थी। अगली दफा वो आवाज हॉस्पिटल के पीछे की तरफ से आई। चूंकि वहां एक छोटा बगीचा था जिसमें कोई भी टहल सकता था। मैंने वो आवाज फिर सुनी। इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक जोरदार हंसी सुनाई दी, पर कोई दिखाई नहीं दिया। देखा तेरा मुकद्दर, मैंने कहा था कल से तेरा सफर शुरू हो जाएगा, और हुआ भी वही। अब तू एक और अनुभव पाएगा। इस बार सफलता तेरे पर टिकी है। अब आगे वहीं भेंट होगी। जब आवश्यकता हो तो मुझे याद करना बालक, पर वहीं यहां मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। एकाएक हॉस्पिटल की बिजली आ गई और चारों तरफ रोशनी की लहर उमड़ पड़ी। मैं वहां बगीचे में अकेला शमी के पेड़ के नीचे खड़ा था। मैं पीछे की तरफ भागते हुए सोच रहा था, मैं पहले ही सवालों में अटका हुआ हूं, पर अब ये कैसी आफत है? इन प्रश्नों ने मेरे मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा कर दी। मैं हॉस्पिटल के आगे की तरफ पहुंचा तो मुझे शेखर दिखा। वो वहीं बेंच पर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गया तो उसने पूछा, तुम कहां थे अब तक? मैंने कहा, मैं पीछे टहल रहा था। शेखर ने कहा, ये लो तुम्हारे लिए कंबल। मैंने, खाना कहाँ है? शेखर ने कहा, चलो अभी बाहर चलकर खा लेते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, छोड़ो यार, उतनी भी भूख नहीं है, पर तुम्हें कंपनी तो देनी ही पड़ेगी। शेखर और मैं दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले और पास के एक होटल की तरफ बढ़ने लगे, पर तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारे चाचा की तबीयत अब बिल्कुल सही है, उन्हें गांव लेकर चलो। ये आवाज मेरे लिए एकदम नई थी, पर शेखर झटके से मुड़ा और कहा, दादाजी आप यहां इतनी जल्दी एकदम से कैसे? मैं हैरान था। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मेरे सामने था। मैंने महसूस किया कि वो अपनी उम्र के अन्य बूढ़ों से कुछ अलग थे। इतनी उम्र में बूढ़े अक्सर कमर झुकाकर चलते हैं। उनकी आवाज में कंपन शुरू हो जाता है। पर आश्चर्य, इसके दादाजी बिल्कुल अलग थे। एक युवा की तरह सब काम करने में सक्षम, वरना इतनी अंधेरे में उन्होंने पीछे से देखकर हमें कैसे पहचान लिया? कुछ तो अजीब था। शेखर ने कहा, पर अभी डॉक्टर ने कुछ कहा ही नहीं। वो कल सुबह हमें इस बीमारी का कारण बताएंगे। दादाजी ने एकदम बुलंद आवाज में कहा, वो नहीं बता पाएगा। ये बीमारी उसके बस की बात नहीं। चाहे तो कल सुबह का इंतजार करो। होटल की तरफ जाने की बजाय हमें हॉस्पिटल की तरफ लौटना पड़ा। अब ठंड बढ़ चुकी थी। मैंने अपनी घड़ी देखी तो 10:30 बज चुके थे। शेखर ने अपने दादाजी से पूछा, आप इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? आप तो कल आने वाले थे। मैंने कहा, तुम दादाजी को कमरे पर ले जाओ, यहां तबीयत खराब हो गई तो। दादाजी ने कहा, बेटा शेखर तो पहली बार यहां रुक रहा है, और शायद तुम भी, पर हमने अपनी जिंदगी में 6 से 8 महीने ऐसे ही जाग कर बिताए हैं। शेखर ने कहा, तब आप दिन में सोते होंगे दादाजी। दादाजी बोले, बिल्कुल नहीं,
जब मैं जवान था तब योग निद्रा की एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया था जब बस 10 मिनट का ध्यान मुझे 4 घंटे का आराम दे दिया करता था। मैंने कुछ समय ऐसा नियम बना लिया था कि मैं हर पहर के समाप्त होने से पूर्व 10 मिनट अभ्यास करता था। इससे मुझे थकान और नींद नहीं आती थी। शेखर ने हैरानी से पूछा, क्या सच? आजकल हम 8 घंटे सोकर भी ताजगी महसूस नहीं करते। यदि मन स्वस्थ हो जाता है तो भी शरीर नींद की तरफ दौड़ता है। बिना उठाए और अलार्म के नींद खुलती ही नहीं है। मैं हैरान था क्योंकि एक आम इंसान इतनी लंबी अवधि तक बिना सोए नहीं बिता सकता था। अब मुझे धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि जरूर कुछ रहस्य है जो इन सभी लोगों की आंखों से दूर छिपा है। शायद दादाजी इस रहस्य को जानते हों, पर सीधे पूछना कुछ गड़बड़ न कर दें। इसलिए मैंने अपनी जिज्ञासा मन में ही दबा ली। रात गहरी होती जा रही थी। वातावरण में ठंडक बढ़ रही थी। क्योंकि हमारे साथ दादाजी थे, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल के एक कमरे में घुस गए। वहां पर चारों दीवार के सहारे बेंच लगे हुए थे और वहीं बनी बेंचों पर बैठ गए। शेखर ने अपना कंबल दादाजी को दिया और वो मेरे कंबल में मेरे साथ आकर बैठ गया। हम लोग दीवार पर पीठ टिकाकर बैठ गए। शेखर ने कहा, दादाजी, आपने अब तक नहीं बताया कि आप यहाँ कैसे? दादाजी बोले, मुझे गांव से एक सीधे यहाँ के लिए टैक्सी मिल गई तो मैं सीधे यहाँ चला आया। शेखर ने कहा, अच्छा। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर पूछ लिया, शेखर, तुमने अब तक बताया नहीं तुम्हारे चाचा को यह बीमारी कैसे शुरू हुई? शेखर ने कहा, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता यार। दादाजी आप बताओ, आखिर हुआ क्या? दादाजी बोले, बीमारी के बारे में मैं क्या बता सकता हूं, ये तो डॉक्टर का काम है। हाँ, मुझे बस इतना पता है कि ये सब अचानक शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज हालत बहुत खराब हो गई तो तुम्हारे कहने पर यहां लेकर आए हैं। मैंने पूछा, अच्छा, एक बात बताएंगे दादाजी? दादाजी बोले, हाँ पूछो बेटा। मैंने कहा, दादाजी, ये योग निद्रा क्या होता है? दादाजी ने कहा, इन बातों को जानकर तुम क्या करोगे बेटा? अब मैं बहुत सी चीजें भूल गया हूं, पर फिर भी तुम्हें बता देता हूं। योग निद्रा वास्तव में शरीर को आराम की स्थिति में तुरंत ले जाने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई भी आदमी अपने घंटों की नींद को कुछ मिनटों में पा सकता है। मतलब ये एक ऐसी स्थिति या अवस्था है जिसे हम अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें चेतन रहकर शरीर की आवाज को सुनना होता है। ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है। सदियों से भारतवर्ष में योग, तंत्र मंत्र यंत्र और जादू, कलाएं, विद्याएं और अस्त्र शस्त्र के कई आयामों को हमारे वैदिक योगियों, वीरों, तांत्रिकों, मांत्रिकों ने खोजा था। वे ऐसी चीजों का प्रयोग दैनिक जीवन में करते थे। इन सभी से उन्हें ईश्वरीय शक्ति का सीधा जुड़ाव महसूस होता था। और इतना कहकर वो रुक गए। शेखर ने कहा, दादाजी आगे तो बताओ। दादाजी बोले, आगे जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। किसी भी ज्ञान को गुरु से प्राप्त किया जाए तो सर्वोत्तम है। किसी दूसरे को देखकर सुनकर किया गया कार्य सफल नहीं होता है। मैंने कहा, इसी कारण तो बहुत सी विद्याओं का लोप हो गया है। दादाजी बोले, विद्याएं कभी नष्ट नहीं होती, पर एक अच्छा शरीर मिलना चाहिए जो इन सब चीजों का ताप सहन कर सके। ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जागृत होना पड़ता है और आज का मनुष्य इन विद्याओं को धारण करने में असमर्थ है। एक कहानी सुनता हूं, यह बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें अपने जीवन की शुरुआती कहानी सुनाता हूं। शेखर को बचपन में मैंने ये सुनाई है, पर अब वो भी भूल चुका है। बहुत साल पहले एक साधु हमारे गांव में आया था। उसने कुछ छोटे चमत्कार दिखाने शुरू किए। तब मैं तुम्हारी तरह युवक था। पहले मैं एक डरपोक लड़का था। मैं सबके साथ खेलना चाहता था, पर ताकतवर लड़के मेरा मजाक बनाया करते थे। इसलिए मैं एकांत में रहने लगा, कुछ किताबें पढ़ने लगा। वो साधु मुझे रोज सुबह शाम घूनी पर मिलता था। एक रोज जब मैं बाजार जा रहा था तो वही साधु लोगों को मंत्र पढ़कर मिठाई मंगवा लेता। कभी वो रस्सी को सांप बना लेता, कभी वो पानी से बर्फ और चावल को जौ में बदल लेता था। मैं खुश था। कुछ देर में सब खत्म हो गया। कई लोग उस भगवाधारी साधु से विद्या पाना चाहते थे। मैं लौट गया। एक रोज त्योहार का दिन था। घर घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे थे। तभी वह साधु आया और कहा, माई कुछ दे दो। इसी तरह वो बस
5 घर गया, पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वो साधु बिना कुछ लिए वापस लौट गया। उसने पूरे गांव की अग्नि को बांध दिया और वो वापस अपनी घुनी पर बैठ गया। सारे गांव में एक साथ धुआं फैल गया। हर घर से धुआं उठने लगा। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि एकाएक यह संकट कैसे आया। जलती हुई लकड़ियां बुझ गईं। लकड़ी तमाम प्रयासों से भी दोबारा जलाई नहीं जा सकी। सब गांव के लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे तो एक बूढ़े ने कहा, किसी ने हमारे गांव की अग्नि का बंधन कर दिया है, पर यह किया किसने, इस बात का पता लगाने से बेहतर है कि हम किसी से इसका बंधन खुलवाएं। तब गांव के लोग साधु की धूनी पर गए। उसने गुस्से में कहा, आज मैंने 5 घरों में भिक्षा मांगी पर कहीं से कुछ नहीं मिला। मैं भूख की भोजन नहीं रखता, पर समाज के मूल्यों की रक्षा करना भी साधु का काम है। हमारी परंपरा में अतिथि को ईश्वर मानते हैं, परंतु गांव वालों, तुम परीक्षा में असफल रहे। कहानी सुनते सुनते कब आंखें भारी हो गई और हम कब नींद के आगोश में पहुंच गए, यह झांत ही नहीं हुआ। अगली सुबह हमारी नींद तब टूटी जब हमारे कान में तीखा सायरन सुनाई दिया। मैं औचक होकर इधर उधर देखने लगा। मैंने पाया कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आई। उसी के सायरन से हमारी नींद टूट गई थी। मैंने देखा कि शेखर के दादाजी वहां नहीं थे, परंतु उनका कंबल वहीं रखा हुआ था। मैंने शेखर को उठाया और उससे पूछा, तुम्हारे दादाजी कहाँ गए? हम दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकले। हम दोनों अलग अलग जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। मैं बिल्डिंग के पीछे की ओर गया और वो आगे के कमरों में उन्हें ढूंढने लगा। मैं जब पीछे की तरफ गया तो एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक कमरे से बर्तन गिरने की हल्की आवाज हुई। मैं उस कमरे के पीछे की तरफ था। उसकी खिड़की का एक कांच टूटा हुआ था। मैंने किसी जासूस की तरह अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने देखा कि अंदर एक सफेद चादर को ओढ़े एक आदमी बेड पर पड़े आदमी से बातचीत कर रहा है। सफेद चादर को ओढ़े आदमी ने कहा, मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारी करनी का फल है। मैं पूरी तरह सशक्त होकर भी बस कुछ समय के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा से ठीक कर सकता हूं। बाकी होने को क्या मंजूर है, यह किसके वश में है। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे पता चल गया कि यह आवाज कुछ सुनी है। एकाएक विचार मेरे मन में कौंधा, कहीं ये दादाजी तो नहीं। इतना सोचते ही वह खिड़की की तरफ पलटे और मैं झटके से दुबक कर बैठ गया। तभी बेड पर पड़े व्यक्ति ने कहा, ये नियति बड़ी कठोर है बाबा। आखिर एक गलती की सजा कब तक भुगतनी होगी? मैं तो भुगत लूंगा, पर बच्चों पर भी इसका प्रभाव जाएगा। भैया जान गंवा चुके हैं। अब मैं समझा कि भैया किस दर्द से जूझते होंगे। पूरा गांव उन्हें पागल समझता रहा, पर यह सब उस गलती के कारण है। सफेद चादर वाले ने कहा, काश तुमने कुछ भी कदम उठाने से पहले मुझसे पूछा होता तो शायद आज वो हमारे बीच होता। तभी अचानक दरवाजा पीटने की आवाज से दोनों चौंकने हुए। वो बिस्तर पर लेटा व्यक्ति आंखों को मुदंग कर लेट गया। सफेद चादर वाला व्यक्ति दरवाजे की तरफ गया और उसने दरवाजा खोला तो मुझे शेखर दिखाई दिया। शेखर बोला, दादाजी आप यहाँ? हम आपको सब जगह ढूंढ रहे थे, पर आप कहीं नहीं दिखे तो सोचा एक बार यहाँ देख लूं। अब चाचा की तबीयत कैसी है? दादाजी बोले, पता नहीं बेटा, डॉक्टर कितने देर में आएगा? शेखर ने कहा। कुछ देर बाद ऐसा कहकर शेखर अपने चाचा के पास गया और उन्हें देखने लगा। मैं वहां से हटकर बिल्डिंग के आगे की तरफ चला गया। मैंने देखा कि वीशु और चाची दोनों हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। मैं रुक गया और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। हम तीनों साथ में कमरे की तरफ गए और वो लोग दादाजी को देखकर चौंक गए। वीशु बोला, दादाजी आप यहां? दादाजी बोले, तुम्हारे पिता को देखने आया हूं। बस डॉक्टर का इंतजार है, फिर इसे घर लेकर चलते हैं। वीशु ने कहा, अच्छा। डॉक्टर आया और पहले शेखर के चाचा की हालत को देखने लगा। वो उनकी नब्ज को टटोल कर देख रहा था। अब उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसकी दवा ने अपना असर दिखा दिया हो। फिर उसने अपनी उंगलियों से उसकी पलकों को उठाकर देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। आखिर किसी का इतनी जल्दी बाइपोलर डिसऑर्डर गायब कैसे हो सकता है? उसने फिर से अपने साथी को सारे टेस्ट करने को कहा। डॉक्टर के साथी ने एक सिरिंज में खून निकालकर उसे लैब टेस्ट के लिए ले गया। शेखर ने पूछा,
सर, अब कैसी स्थिति है चाचा की? डॉक्टर ने कहा, खतरे से बाहर है, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। मैं खुद पहली बार ऐसा केस देख रहा हूं। कल हालत जितनी नाजुक थी, आज एकदम सामान्य। ऐसा क्या चमत्कार हो गया रातों रात? डॉक्टर ने हम सभी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा, तो हम सब बाहर आ गए और वहीं डेस्क पर बैठकर डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। शेखर ने कहा, ये कंबल वगैरह वापस रख कर आते हैं। मैंने कहा, ठीक है दादाजी, आप भी चलोगे? दादाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए हम दोनों ही वापस आ गए। कुछ देर बाद हम दोनों नाश्ता करके वापस आ गए। अब तक डॉक्टर के हाथों में रिपोर्ट भी आ चुकी थी। डॉक्टर के आखिरी शब्द थे, तुम इन्हें लेकर जा सकते हो, अब ये बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी सब हैरान थे, पर मैं कुछ जान चुका था कि आखिर यह सब कैसे संभव हो गया था। जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा कि हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसके रुकते ही दादाजी बाहर की तरफ गए और उससे कुछ बात करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आकर कहा, अब अपने गांव चलते हैं। शेखर, तुम्हें भी चलना होगा, इसलिए बैग पैक कर लो। मैंने शेखर से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? इसी बहाने तुम्हारे गांव को भी देख लूंगा। शेखर ने कहा, हाँ जरूर, तुम भी बैग पैक करो। दादाजी ने कहा, ठीक है, पर याद रहे वहां एक मेहमान की तरह रहना। हमारे गांव में अब भी पुरानी परंपराएं चलती हैं। मैंने कहा, ठीक है दादाजी, मैं तैयार हूं। इसके बाद हम जल्दी से चाचा को लेकर गाड़ी में बैठ गए। कुछ आगे चलकर हम कमरे के पास उतरे और जल्दी से अपने बैग लेकर हम वापस बैठ गए। आखिरकार मेरे एक नए सफर की शुरुआत हो ही गई। हम लोग जिस गति से शेखर के गांव की तरफ बढ़ रहे थे, उससे तेज गति से मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। हम गाड़ी में यूं ही गुमसुम बैठे थे और तभी मैंने शेखर से कहा, कल रात की बातें अभी पूरी नहीं हुई यार, अपने दादाजी से आगे की कहानी पूछ ले। शेखर ने कहा, अच्छा ये भी ठीक है, वैसे गाड़ी में बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूं। शेखर ने कहा, दादाजी आप हमें कल रात वाली कहानी सुनाइए ना। दादाजी बोले, तुम उससे आगे जानना चाहते हो? शेखर बोला, हाँ। दादाजी ने कहा, ठीक है, मैं सुनाऊंगा तुम्हें। दादाजी ने अपनी बात कहनी शुरू की कि जब हम सब गांव वाले उस साधु के पास गए थे तो उसने गांव वालों को मना कर दिया। उसने कहा, 3 दिन से पहले यह अग्नि किसी भी स्थिति में नहीं खुल सकती। अगर कोई इसे खोलने का प्रयास करता है तो उसकी सभी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। यह केवल इस वर्ष के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में जब भी ये उत्सव जिस तिथि पर आएगा तब भी इसका प्रभाव बना रहेगा और साल के प्रत्येक 3 दिवस तुम्हें बिना अग्नि के काटने होंगे। उन दिनों के लिए गांव वालों की उत्सव की सारी खुशियां व्यर्थ हो जाएगी। उत्सव पूरे संसार के लिए हर्ष का विषय है, पर हमारे गांव में वो बिल्कुल ही निराशा में बदल गया, क्योंकि लोगों के सामने अगले 3 दिन तक भोजन के लिए कोई विकल्प मौजूद नहीं था। हमें कंदमूल और फल खाकर ही काम चलाना था। गांव वालों ने उस साधु से बहुत विनती की, परंतु साधु ने उनकी एक न सुनी और वह अदृश्य हो गया। तब से अब तक प्रत्येक वर्ष 3 दिन के लिए हमारे पूरे गांव की अग्नि बंध जाती है। उस दौरान कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अग्नि जलती तो है, पर उसकी ऊर्जा न जाने क्यों अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। आज भी हम उत्सव को निराशा के तौर पर ही मनाते हैं। आज हमारे पास अन्य सुविधाएं मौजूद हैं, पर वह श्राप अब भी कायम है। जिसने भी उसको काटने की कोशिश की, उसने अपनी सारी शक्ति को खो दिया। शेखर बोला, क्या आज भी वह श्राप आज मौजूद है जिसके प्रकोप से गांव वाले पीड़ित हैं? दादाजी बोले, हाँ बेटा, अभी भी गांव पर वो श्राप ज्यों का त्यों बना हुआ है। मैंने कहा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? दादाजी फिर बोले, हाँ बिल्कुल, हमारा गांव इस सजा को अब भी भुगत रहा है। धीरे धीरे शाम होने लगी और हम अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच गए। यहाँ जगह बहुत ही ठंडी जगह थी। मेरा शरीर इस ठंड को सहन नहीं कर पा रहा था। एक लंबे अरसे बाद एक ऐसे ही स्थान पर था जो पूरी तरह बंजर हो चुका है। यहाँ लगभग 100 से अधिक घर है, पर एक भी घर के आसपास दूर दूर तक हरियाली नहीं है। मैं ऐसी जगह देखकर अचंभित हूँ जहाँ दूर दूर तक एक भी हरी वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं। मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूँ कि यह कैसा क्षेत्र है और यहाँ एक भी पौधा नहीं है,
यहाँ के गांव वाले किस तरह यहाँ अपनी दैनिक चीज़ों को आवश्यकता को पूरा करते हैं, यह देखना मेरे लिए एक अलग अनुभव बनने वाला था। मैंने शेखर से पूछा, इस गांव में एक भी हरा भरा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ जो पेड़ हैं वह पूरी तरह से खोखले होकर गिर रहे हैं। क्या गांव वालों ने इस पर कुछ किया नहीं? शेखर ने कहा, मैं जब पिछली दफा यहाँ आया था तब मैंने भी यही बात नोटिस की और विशु से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे कहा कि भैया, यहाँ से दूर एक जंगल है जो गांव की सीमा के बाहर पड़ता है। वहां पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। गांव के सभी लोग वहीं से अपने लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा पत्ती लेकर आते हैं। मैंने कहा, खेती के लिए यहाँ कोई जमीन? विशु ने कहा, गांव की सीमा के बाहर ही अब गांव वालों के खेत पर फसल है, क्योंकि जो खेत गांव वालों के सीमा के भीतर थे वह अपने आप ही सूखने लगे। ऐसा मैंने दादाजी से सुना है। यहाँ समय समय पर बारिश वगैरह भी होती रहती है, पर फिर भी जमीन न जाने क्यों सूखी हुई है। गांव के लोग इसे उस साधु के श्राप से जोड़कर देखते हैं। धीरे धीरे अंधकार पूरे गांव में पसर गया। मैं शेखर के घर के एक कमरे में पहुंचा। मैं शेखर के कमरे में ही रुका। यह एक बड़ा घर था जो लकड़ियों की सहायता से बना था। यहाँ घर के फर्श से लेकर दीवारें और छतें भी मोटी मोटी लकड़ियों से बनी हुई थी। ये काफी पुरानी शैली में बना घर दिखाई दे रहा था। इसी तरह और भी घर लकड़ी से ही बने हुए थे। मैं यह सोच रहा था कि शायद गांव वालों ने अपने आसपास के जंगल की लकड़ियों को काटकर इन घरों को बनाया होगा और इसीलिए यहाँ गांव का जंगल समाप्त हो गया। मैं यह सोच रहा था कि आवाज आई, खाना तैयार है। घर वालों ने मुझे खाना खाने के लिए बोला तो मैं उस कमरे से निकलकर बाहर गया और देखा सब लोग जमीन पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। शेखर के घर में उसकी मम्मी थी, जिन्होंने सबके लिए खाना पहले ही तैयार कर लिया था। मैं वहां से जल्दी जल्दी खाना खाकर वापस कमरे में आया। बाकी सब अब भी वहीं बैठे हुए गप्पे मार रहे थे। मैं एकांत में बैठा हुआ इन चीजों के विषय में सोच रहा था कि आखिर इस गांव में ऐसा क्यों है, और शेखर के चाचा की बीमारी भी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। यह कैसी बीमारी थी जो डॉक्टर की समझ से बाहर थी, पर जैसे ही शेखर के दादाजी शहर आए वैसे ही उसके चाचा ठीक हो गए और डॉक्टर ने उन्हें घर आने दिया। मैं एकांत में बैठे बैठे इस पर चिंतन कर रहा था कि तभी अचानक मुझे खिड़की पर एक साया दिखाई दिया। मैं खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करने लगा, परंतु वहां कुछ नहीं था। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देख ही रहा था कि अचानक शेखर आया और उसने कहा, चलो दोस्त, अब सो जाते हैं। वैसे भी आज दिन भर के सफर ने बहुत थका दिया। मैंने भी उसकी बातों में हामी भरी और उसे कहा, भाई, आज तो मेरी टांगों में तेज दर्द हो रहा है। मैंने शेखर से कहा, चलो कुछ देर बाहर टहल कर आते हैं। उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि अभी सो जाओ, अभी पहले ही थक चुके हो, टहलने की क्या जरूरत, मुझे तेज नींद आ रही है। मैंने कहा, ठीक है, पर कल सुबह पक्का चलना, मुझे तुम्हारा गांव घूमना है दोस्त। शेखर ने हामी भरी और वह कुछ ही देर में सो गया, परंतु मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि अक्सर मुझे किसी नई जगह पर जल्दी से नींद नहीं आती। मैं बार बार छत की ओर देखता, कभी खिड़की की ओर देखता और कभी शेखर के खर्राटों की आवाज को सुनकर परेशान हो रहा था। धीरे धीरे अंधकार बढ़ता जा रहा था और रात लगातार गहरी होती जा रही थी। सब कुछ सही चल रहा था और वातावरण में एक असीम शांति महसूस हो रही थी। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक बार फिर से खिड़की पर साया दिखाई दिया। मैं उस ओर बढ़ा तो फिर मुझे पीली रोशनी में वह साधु फिर दिखाई दिया जो मुझे पहले शहर में मिला था, और उसने मेरी थकान को दूर कर दिया। मैं कमरे के अंदर और वह साधु कमरे के बाहर खड़े थे। साधु ने मुझसे पूछा, अब तक का सफर कैसा रहा? मैंने कहा, अच्छा, पर अब तक मुझे कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हो पाया जिस अनुभव के लिए यह यात्रा प्रारंभ हुई है। उस साधु ने कहा, प्रत्येक घटना समय के आधार पर ही घटित होती है। अगले 3 दिनों के पश्चात यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है जो कई सालों से बंद पड़ा है। उस उत्सव में तुम्हें पता चलेगा कि एक शक्तिशाली ऊर्जा को बंद कर रखने से उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ का जंगल और यहाँ की जमीन भी उसी ऊर्जा के प्रभाव से अपनी उर्वरा शक्ति को खो रहे हैं।
और यह ऊर्जा केवल और केवल गांव की सीमा तक के क्षेत्र पर ही असर करती है। अब तक तुमने जो भी सुना वह तो बस एक शुरुआत है। तुम्हें सत्य का पता लगाना होगा और यही तुम्हारा अनुभव बनेगा। उस साधु ने अपनी पोटली में हाथ डाला और एक छोटा सा गोल सुनहरा पत्थर जिससे पीले रंग की रोशनी निकल रही थी वह मेरी तरफ फेंक दिया। उसने कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह साधु गायब हो गया और उसका पत्थर लकड़ी की खिड़की से आर पार हो गया और इससे खिड़की को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह मेरे हाथ के बीचों बीच आकर रुक गया धीरे धीरे, और वह एक छोटे से त्रिकोण चमकदार टुकड़े में बदल गया। मैंने उसे जल्दी से अपने गले में मौजूद एक लॉकेट के अंदर छुपा दिया। वह इतना छोटा था कि वह उस लॉकेट के अंदर समा गया। मैं चुपचाप आकर लेट गया। न जाने कब मैं नींद के आगोश में समा गया। मेरी नींद तब टूटी जब अगली सुबह चारों ओर शोर मचा हुआ था। मैंने देखा शेखर अब भी सो रहा है। मैंने कहा, ओ भाई, ये कैसा शोर है? शेखर ने कहा, अरे कुछ नहीं, लगता है फिर कोई गांव से जानवर चुरा कर ले गया। मैंने पूछा, पर कौन? शेखर ने कहा, पता नहीं, ये तो हमें बाहर जाकर पता चलेगा। मैं और शेखर दोनों झटके से उठे और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगे। वहां कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक के हाथ में एक मोटी लकड़ी थी और बाकी सभी के हाथों में घास काटने की दराती थी। वे लोग किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। शेखर के दादाजी वहीं मौजूद थे। वे कुछ दूरी पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मैं और शेखर दोनों बाहर आ गए। जैसे ही हम बाहर आए वैसे ही वे लोग गांव के मुखिया के पास जाने लगे। दादाजी ने हमें घर के अंदर बुलाया और कहा, नहा धोकर तैयार हो जाओ और अपने दोस्त को गांव दिखाओ। अगले आधे घंटे में हम दोनों घूमने के लिए तैयार होकर लिए निकल गए। मैं, विशु और शेखर, हम तीनों एक साथ गांव और आसपास घूमने के लिए निकले। वहां सभी मकान लगभग एक जैसी शैली में बने हुए थे। वह सभी लकड़ियों के मोटे मोटे लट्ठों से मिलकर बने हुए थे और सभी एक मंजिला मकान थे। मैंने किसी के भी घर पर जानवरों को नहीं देखा, इसलिए मैंने उत्सुकतावश विशु से पूछा, तुम्हारे गांव के जानवर? मेरा इतना कहते ही विशु ने बताया कि जानवरों के लिए गांव से दूर जंगल के बीच में ही बाड़े बनाए हुए हैं। गांव के सभी लोग सुबह होने पर बाड़ों की तरफ जाते हैं और दिन भर जानवरों की देखभाल करते हैं और रात होने से पहले ही वापस अपने घर लौट आते हैं। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे जानवर कहाँ हैं और उनकी देखरेख कौन कर रहा है? उसने जवाब दिया, हमारे पास जानवर है। पहले शेखर भैया के पापा और मेरे पापा दोनों भाई घर के जानवरों की देखरेख करते थे, परंतु जब से चाचा की तबीयत खराब हुई है तब से कभी मैं और कभी मेरी माँ जानवरों का ध्यान रखती है। मैंने कहा, अच्छा, आज सुबह तुमने वह लड़ाई देखी, आखिर बात क्या थी? उन लोगों में क्यों बहस हो रही थी? विशु ने कहा, वो गांव के ही लोग थे और एक दूसरे पर जानवरों के गायब होने का इल्जाम लगा रहे थे, पर उनमें से कोई भी इस बारे में नहीं जानता कि उनके जानवर कहाँ गायब हो गए। मैंने पूछा, क्या ये सब पहली बार हो रहा है? विशु ने कहा, नहीं, हर बार किसी न किसी परिवार के जानवर इस त्योहार से पहले गायब हो जाते हैं और ये वही त्योहार है जिसके बारे में दादाजी कल तुम्हें गाड़ी में बता रहे थे। मेरे मन में सिहरन पैदा हुई, क्योंकि जो बात मैं पहले से जानता था कि अगले 3 दिनों में यहाँ कुछ त्योहार होने वाला है, पर जानवरों के गायब होने का लिंक भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है। मैं इसे अपनी तरफ से देख रहा था। मैंने कहा, विशु, क्या तुम्हारे जानवर कभी गायब हुए? विशु एकदम चुप हो गया और उसने कुछ भी नहीं कहा। शायद वह मुझे कुछ बातें नहीं बताना चाहता था। शेखर ने कहा, बताओ विशु। विशु ने कहा, यह बात कुछ अजीब है और मैंने बस दादाजी जी को बताया कि पिताजी के बीमार होने से कुछ दिन पहले हमारी एक गाय लापता हो गई थी, पर उसका इस सब से कोई संबंध नहीं, ऐसा दादाजी ने मुझे बताया। हम तीनों चलते चलते गांव की सीमा पर पहुंच गए थे। वहां कुछ दूरी पर ही हरियाली दिखाई दे रही थी और वहां से जंगल की शुरुआत हो रही थी। उसी जंगल के कुछ पहले गांव वालों के पशुओं के लिए बनाए हुए बाड़े मौजूद थे और वहां बहुत से लोग की आवाजाही लगी हुई थी, पर कोई भी जंगल की तरफ नहीं जा रहा था। विशु ने कहा, भैया, बस इतना सा ही है अपना प्यारा गांव। मैंने कहा, बस इतना सा?
चलो कुछ देर हरियाली देख आते हैं, शेखर ने कहा। हाँ, पर वो हमारे गांव की सीमा से बाहर है। इन 3 दिनों में सबके लिए जंगल में जाने की मनाही है। कोई भी गांव का आदमी जंगल नहीं जाता है। मैंने पूछा, पर ऐसा क्यों? शेखर ने कहा, हर चीज का कारण नहीं होता, कुछ चीजों की मान्यताएं होती हैं। मैंने पूछा, वो घूनी कहाँ है जो उस साधु की थी? शेखर बोला, वो विलुप्त हो चुकी है। अब तक तो वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। साधु के श्राप से डरकर लोगों ने उस घूनी पर जाना छोड़ दिया है। मैंने पूछा, श्राप तो त्योहार से संबंधित है ना, तो घूनी से क्या डर? विशु ने कहा, वो इस जंगल के दक्षिण में है और वहां जाने पर पाबंदी है। अब बस 2 दिन शेष है, उसके बाद 3 दिन के लिए अग्नि बंध जाएगी। विशु ने आगे कहा, बस आज के लिए बहुत है भैया। हम तीनों वहां से वापस लौट गए। मैं बार बार पीछे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई शक्ति मुझे उस जंगल के बीच आकर्षित कर रही थी। मुझे एक अजीब सा अनुभव वहां से लौटते हुए हो रहा था, जैसे कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। कुछ देर चलने के बाद हम लोग घर पहुंच गए। मेरे मन में अब भी बहुत से प्रश्न घूम रहे थे, जिनका उत्तर मैं पाना चाहता था, परंतु मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके। जब मैं घर पर आया तो मुझे शेखर के दादाजी कुछ चिंतित दिखाई दिए। वह किसी के सामने अपनी चिंता को नहीं रखना चाहते थे। वो बहुत सी बातों को नहीं बताना चाहते थे, पर मुझे जंगल से लौटकर एक अजीब एहसास हो रहा था और मैंने उसके दादाजी की चिंता को भांप लिया था। इसलिए मैं सीधे ही उसके दादाजी के कमरे में गया और वहां जाकर बैठ गया। मैंने वहां देखा कि वहां एक हिरण की छाल का आसन पड़ा हुआ था, जो सामान्यतः आम लोगों के घर में मौजूद नहीं होता। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ न जाने क्या क्या हो रहा है और यह लोग बिना किसी तर्क के इन सब बातों पर विश्वास करते जा रहे हैं। परंतु यह इन सब घटनाओं के पीछे छुपे कारण को खोजने का प्रयास कोई क्यों नहीं कर रहा है? मैं मन में इस विषय को सोच ही रहा था कि तभी शेखर के दादाजी आए और वो उस आसन पर बैठ गए। उन्होंने मेरी तरफ मुंह किया और कहने लगे, तुम्हारी तरह कई बार कई लोग इस गांव के कारणों को ढूंढने के लिए आते हैं, परंतु हर बार खाली हाथ ही लौटते हैं। तर्क करना हमारी बुद्धि का एक लक्षण है। तर्क हमारी चेतना का एक भाग है, परंतु तर्क से भी ऊपर हमारी बुद्धि का एक भाग है, अचेतन स्तर। तुम तो इस बारे में जानते हो। प्रत्येक कार्य के पीछे का कारण खोजना सभी के लिए संभव नहीं, और जब तक प्रकृति न चाहे, कारण प्रकट ही नहीं हो सकता। तुम्हारे गले में मौजूद लाइनकेट, जिस पर एक बीज मंत्र उभरा हुआ है, तुम्हें उसका मतलब पता है या केवल यूं ही? मैंने कहा, पता है, पर यह लॉकेट आपको कैसे दिख गया? ये तो मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। दादाजी ने कहा, मैं जानता हूं कि उसके भीतर क्या है, और यह भी जानता हूं कि तुमने मुझे अस्पताल में छुपकर देख लिया था। मैंने अचंभित होकर पूछा, क्या? फिर तो आपको यह भी पता होगा कि जंगल में जाना क्यों मना है। यह भी पता होगा कि आपके बेटे का रोग क्या है। यह भी पता होगा कि शेखर के पिता की मृत्यु कैसे हुई। दादाजी ने बैठे बैठे ही कमरे के दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा किया और वह खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उनका आदेश मान रही थी। दादाजी ने कहा, हाँ, मैं जानता हूं, यह मेरी ही गलती है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उस साधु के जाने के बाद मुझे भी उन सब चीजों को सीखने की रुचि जागृत हुई। मैं घोर अंधकार में फिर उसी घूनी पर गया। वहां पर कुछ नहीं था। मैंने कई बार उन साधु को आवाज दी, पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक बार मैंने कहा, जो भी कोई प्राणी जीव योनि इस स्थान पर मौजूद है, वह मुझे मार्गदर्शन दे। तभी एक सफेद रोशनी कुंडी से प्रकट होती दिखाई दी और उसने मुझे वशीभूत कर लिया और मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया। बहुत लंबे समय तक मैं बीमार रहा, पर इस अवधि में मैंने महसूस किया कि प्रेत मुझे कई गुप्त साधनाएं दे रहा था। शुरुआत में वे साधनाएं सात्विक थी, फिर राजसी, और अंत में उसने मेरे पूरे शरीर पर कब्जा करके तामसिक साधनाएं की। मुझे आज भी याद है, उस प्रेत ने मेरे शरीर पर इसी त्योहार के समय कब्जा किया, और इन दिनों वो रात्रि को किसी के भी शरीर पर सवार होकर प्रेत बलि ले लेता है। एक बार मुझे एक तांत्रिक मिला
जिसने मुझे तो बचा लिया, पर वो प्रेत को पुनः कुड़ी में बंद कर दिया। तब से सब सही चल रहा था, परंतु कई वर्षों बाद इस त्योहार के दिनों से 3 दिन के भीतर शेखर के पिता जानवरों की सुरक्षा के लिए उस तरफ गया और उस प्रेत ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे उसे एक रहस्यमयी रोग ने पकड़ लिया और वो प्रेत अपनी बलि लेकर चला गया। तब से वह आजाद है और वो जानवरों और मनुष्यों दोनों को शिकार बना लेता है। इसी के डर से गांव के लोग सीमा के बाहर उस वन की तरफ नहीं जाते। इस बार वो प्रेत मेरे दूसरे पुत्र पर हावी हुआ है। कोई भी व्यक्ति उस पर काबू नहीं पा सकता, बस कुछ समय के लिए उसके प्रभाव को दूर किया जा सकता है। मैंने कहा, अब मेरे समझ आया कि गांव वाले सुबह किस बात पर झगड़ रहे थे और विशु मुझे जंगल की तरफ जाने से क्यों मना कर रहा था। दादाजी ने कहा, हाँ, पर इस बात को इस गांव में मेरे सिवा कोई भी नहीं जानता है। सभी लोगों को लगता है कि साधु का श्राप यह सब कर रहा है। मैंने पूछा, प्रेत शक्तिशाली हो चुका था, तो आपको इतनी शक्ति मिली है तो आप उसे समाप्त क्यों नहीं कर देते? दादाजी ने कहा, प्रेत ने मेरे शरीर में रहकर जो साधना की है, वो प्रेत के निकलने पर भी आधी मेरे शरीर में है और आधी उसी प्रेत आत्मा में समाई हुई है। वह प्रेत पुनः मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता है। मैं उसे नहीं हरा सकता क्योंकि वो प्रेत है और मैं मनुष्य। इस दौरान अगर उसने किसी भी शक्तिशाली शरीर पर कब्जा किया तो इस गांव का विनाश हो जाएगा। इसलिए इस दौरान हम 3 दिन तक जंगल नहीं जाते और ना ही त्योहार के दिन के बाद अगले 3 दिनों तक बाहर निकलते हैं, क्योंकि उस वक्त साधु के श्राप से हम अग्नि की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। बाकी इन 7 दिनों के अतिरिक्त हम सदैव अग्नि की शक्ति से उसे नियंत्रित करते हैं। प्रेतबलि की बात गांव के कुछ लोगों को पता है, पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। धीरे धीरे सूरज पूरी तरफ लाल हो रहा था और कुछ ही क्षणों में अंधकार ने उसे अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ हल्का अंधकार छाने लगा था। मैं और दादाजी कमरे में बैठकर बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटने लगा। दादाजी ने कहा, अब तुम इस वार्ता को अपने तक ही रखना। मैंने कहा, ठीक है दादाजी, पर आपने ये सब बातें मुझे क्यों बताई? दादाजी आसन से उठे और कहा, मैं समय आने पर बता दूंगा, अभी जाकर दरवाजा खोलो। मैं उठा और दरवाजा खोला तो देखा सामने विशु चिल्ला रहा है, दादाजी जल्दी चलो, पापा की तबीयत बिगड़ रही है। दादाजी ये सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिए। मैं भी उठा और उनके पीछे पीछे चलने चला। चाचा के कमरे में पहले से ही शेखर, उसकी चाची, मम्मी मौजूद थे। उसके चाचा के गले से एक अजीब घरघराहट आ रही थी, जैसे उनकी सांसें बस कुछ अटक सी गई हो। दादाजी ने उसकी हालत देखी और कहा, घबराओ मत, अभी समय है, पूरे 4 दिन है हमारे पास। इस उत्सव के अगले दिन तक का टाइम अब भी है। तुम लोग बाहर जाओ। हम सब के बाहर आने के बाद लगभग 10 मिनट बाद, और जब हम दोबारा अंदर गए तो सब कुछ सामान्य था। उसके चाचा के गले से वो आवाज पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अब वे सामान्य थे। शेखर ने कहा, दादाजी अगर चाचा की तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चलेंगे कल। दादाजी बोले, नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसे अपनी बनाई औषधि दे दी है, उसे आराम भी है, अब ये एकदम सही है। शेखर बोला, चाचा आप बताओ कि आखिर ये सब क्या है, ये सब आपके साथ कैसे शुरू हुआ? इस बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। चाचा ने हाथ के इशारे से मना कर दिया, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो कि यह सब क्या और कैसे हो रहा था। दादाजी ने विशु, उसकी माँ और शेखर की माँ को रात के खाने की तैयारी के लिए कहा। वे तीनों चले गए। उसके बाद दादाजी ने फिर दरवाजा बंद किया और कहा, बेटा अब शेखर को भी सच्चाई से अवगत करा दो, नहीं तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। चाचा ने कहा, इसके दोस्त को यहां से बाहर भेजो पिताजी, हमारे परिवार का राज हम तक ही रहना चाहिए। दादाजी ने कहा, इसे सुनने दो, जल्द सब सही हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चाचा ने कहा, मुझे इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं था कि मैं एक प्रेत से ग्रसित हो जाऊंगा। शेखर चौंक कर बोला, क्या प्रेत? दादाजी ने कहा, हाँ प्रेत, शक्तिशाली प्रेत। तुम्हारे चाचा को वन के प्रेत ने ग्रसित कर दिया। शेखर बोला, कैसे और कब हुआ ये? दादाजी बोले, इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी।
एक बार तुम्हारे चाचा जंगल के नजदीक जानवरों की देखरेख कर रहे थे और रात को भी वहीं बाड़े में रुक गए। चाचा ने कहा, अब मैं बताऊं पिताजी। वो रात एकदम काली थी, चारों तरफ अंधकार था, चांद की दूर दूर तक कोई खबर न थी। मुझे भी उस रात का कोई एहसास न था, वरना पिताजी के मना करने के बावजूद मैं उस रात बाड़े में न रुकता, पर शायद नियति को यही मंजूर था। शेखर ने कहा, आखिर उस रात को ऐसा क्या घटित हुआ? वो बोलने लगे, उस काली अंधेरी रात के दूसरे पहर में जंगल के बीच से न जाने मुझे किसी आदमी के पुकारने की आवाज आने लगी। पहले मैंने उस आवाज को पूरी तरह नकार दिया और उसे पूरी अनसुना कर दिया, पर जब धीरे धीरे वो आवाज मेरे नजदीक आने लगी और मैं उसे सुन पा रहा था, कुछ देर बाद वह बिल्कुल नजदीक से आवाज आने लगी। मैं इस आवाज को अनसुना कर रहा था, परंतु इसी बीच न जाने किसने हमारे जानवरों के बाड़े खोल दिए। हमारे जानवर इधर उधर भागने लगे। ये घटना केवल हमारे बाड़े में घटित हुई, बाकी सभी गांव वालों के जानवर ज्यों के त्यों बंधे हुए थे। मैं अपने जानवरों को उनकी आवाजों से उन्हें पहचान गया। मैं तुरंत उठा और बाड़े से बाहर आ गया। मैंने पाया कि वहां सभी जानवर जंगल की तरफ भाग रहे थे। मैं अंधकार में जानवरों की चमकती हुई आंखों से उनका पीछा करने लगा, तो मुझे इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि मैं कब गांव की सीमा से बाहर चला गया हूं। जैसे ही मैं गांव की सीमा से बाहर गया, वैसे ही मेरा अपने शरीर पर से संतुलन पूरी तरह समाप्त हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया हो। वो मेरी मूल प्रवृत्ति को हटाने की कोशिश कर रही थी। उस घटना ने मुझे पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अगले कुछ ही पलों में मेरा यह शरीर एक शक्तिशाली प्रेत के वश में हो रहा था। कुछ ही क्षणों के भीतर मेरा सिर भारी होने लगा और हृदय के धड़कने की गति में परिवर्तन हो गया। अब मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था और मेरी मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो गया था। इससे से मुझे असहनीय दर्द हो रहा था। इसी बीच एक काला साया मुझे जंगल के बीच से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बुरी तरह अपनी शक्ति से घसीट कर ले गया। इससे मेरे हाथ, पैर और सिर पर चोट आ गई और मैं दर्द से करहाने लगा। मैं इस असहनीय पीड़ा को सह नहीं पाया और बेहोशी छाने लगी। अगली सुबह मेरी बेहोशी तब टूटी जब बाड़े में रहने वाले कुछ लोग मुझे गांव की सीमा के बाहर से उठाकर ला रहे थे। तभी से यह सब शुरू हुआ और मैं इस अजीब बीमारी का शिकार हो गया हूं। यह ठीक वैसी ही बीमारी है जिस बीमारी से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। शेखर बोला, क्या मेरे पिता की मृत्यु? चाचा ने कहा, हाँ, ये वही बीमारी है। सिर्फ हमें ही नहीं, इसका खतरा तुम्हें और विशु दोनों को है। विशु इस बात को जानता है। शेखर ने कहा, यह सब मुझसे अब तक छिपाया क्यों गया? चाचा ने कहा, याद करो, तुम आज तक कभी इस त्योहार पर हमारे साथ रुके हो। अब तक हम सदैव तुम दोनों बच्चों को इससे बचाते आए हैं। तुम्हारे बचपन में यहाँ से मामा के घर जाने का और शहर में रहने का भी यही कारण है। हम नहीं चाहते कि तुम भी इस तरह की उस दर्द को झेलो जो तुम्हारे पिता और मैंने झेला है। शेखर बोला, पर एक बात समझ नहीं आई, गांव में इतने सारे घर हैं, वो प्रेत बस हमारे ही परिवार को क्यों परेशान करता है? इस बार दादाजी ने कहा, वो प्रेत मुझसे जुड़ा हुआ है, ये सब मेरी गलती है। वो प्रेत तुम्हारे सहारे मुझ पर काबू पाना चाहता है। मैं अपनी भूल को दोबारा दोहराना नहीं चाहता, पर इसके पीछे बस मैं ही वजह हूं। शेखर ने कहा, तभी विशु ने आज हमें जंगल जाने से मना किया था। चाचा ने कहा, क्या तुम लोगों ने पूछा तक नहीं? अगर कुछ घटित हो जाता तो? दादाजी ने कहा, पर याद रहे, आज के बाद तुम लोग उस तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। यहीं घर पर रहना होगा। वहां जाने से होने वाले खतरे के बारे में बताना मेरा काम था। अब तुम्हारे हाथ में हमारे और गांव के सभी लोगों की जिंदगियां हैं। शेखर ने कहा, ठीक है दादाजी। इसके बाद शेखर और मैं दोनों कमरे से बाहर आए और अपने कमरे में चले गए। अब तक रात हो चुकी थी और विशु ने हमें खाने के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद आज घर में बिल्कुल शांति थी, जैसे सब किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। मैं और शेखर जब कमरे में आए तो मैंने शेखर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में कोई प्रेत यह सब कर रहा है? हो सकता है इसके पीछे कुछ और कारण हो।
शेखर ने कहा। उनकी बातों से मैं सहमत हूं, पर मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर अब तक मुझे नहीं मिल सके कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई और उनके साथ क्या घटना घटित हुई और वह प्रेत दादाजी से कैसे जुड़ा हुआ है। मैंने शेखर को कहा, इस बारे में तो विशु से पता करना होगा। वह तुमसे ज्यादा समय तक परिवार के बीच रहा है तो उसे सब कुछ पता होगा। शेखर ने कहा, अगर उसे सब कुछ पता था तो उसने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया क्यों? मैंने कहा, क्योंकि तुम्हारे दादाजी और चाचा ने उसे मना किया होगा तुम्हें बताने के लिए, पर अब उन्होंने तुम्हें बता दिया। अब जो सवाल तुम्हारे मन में है वो बताएगा। शेखर ने कहा, अभी पूछे? मैंने कहा, रहने दो, वैसे भी उसके पिता अस्वस्थ हैं, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। तुम कल उससे बात करना। कुछ देर बाद पूरा गांव सन्नाटे की जद में था। सभी लोग हो चुके थे, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे मन में बेचैनी थी कि अब क्या होने वाला है। कुछ देर तक यूं ही सोने की कोशिश की, पर कुछ नहीं। अब मैं उठकर बैठ गया और अपने गले में मौजूद लॉकेट को देखने लगा। मेरे मन में यूं ही न जाने क्या ख्याल आया कि मैं एक बार फिर उस स्वर्णिम आभा को देख लूं। उसे देखकर शायद मुझे नींद आ जाए। मैं उसे खोलने ही वाला था कि मुझे घर के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मैं चुपचाप खिड़की पर गया तो मुझे दो लोग दिखाई दिए। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए मैंने उनका पीछा करने का सोचा। मैं चुपचाप बाहर आया तो मैंने देखा कि वो लोग तेजी में कहीं जा रहे थे। मैं उनका पीछा अंधकार में करने लगा। वे लोग गांव से बाहर की ओर जा रहे थे तो मैं भी उनके पीछे पीछे लग गया। वो गांव के बाड़े की तरफ जा रहे थे। मेरे मन में आया कि ये लोग वहां क्या कर रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। काफी अंधेरा था और एकाएक वो दोनों लोग कहीं गायब हो गए। मैंने आसपास देखा तो दूर दूर तक बस शांति और घनघोर सन्नाटा था। मैं अपने चारों तरफ देख रहा था, पर अब मैं खुद विस्मय था कि क्या वाकई कोई यहां तक मेरे आगे चलकर आया। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले एक आवाज जंगल के बीच से सुनाई दी। मैं न चाहते हुए भी उस ओर खींचा जा रहा था। अब मुझे यह कोई भ्रम लग रहा था। वो आवाज मेरे नजदीक बढ़ती आ रही थी। मैं सन्न था। मुझे कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे भी प्रेत बलि की बात सुनकर मैं घबरा गया था। इस घबराहट से मुझे ठंडक का एहसास होने लगा था। इस समय बस अंधेरा, वो बढ़ती हुई आवाज और मेरे पास बस एक ही चीज थी, मेरा वो लॉकेट। डर से मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी जैसे तैसे मैंने लॉकेट को खोला और उस पत्थर को देखा, पर अभी वो रोशनी से युक्त नहीं था और मैं जानता भी नहीं था कि इसे कैसे उपयोग किया जाए। एकाएक मुझे याद आया, शेखर के दादाजी ने मुझसे सुबह कहा था कि तुम्हारे लॉकेट पर उभरी आकृति का मतलब तुम्हें पता होगा। कहीं वहीं तो इसे जागृत करने का मंत्र तो नहीं। मैं उस छोटे से बीज मंत्र को गुनगुनाने लगा। शुरुआत में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा, पर लगातार गुनगुनाने से एक आवृत्ति उत्पन्न होने लगी। मैंने देखा कि उस लॉकेट में कंपन प्रारंभ हो गया था। मैंने इसे और तेजी से करना प्रारंभ किया तो लॉकेट ने उस पत्थर को अपनी ओर खींच लिया, जैसे वो कोई चुंबक हो। लॉकेट के अंदर जाते ही उसमें से कुछ सुनहरी किरणें निकलने लगीं। अब वो लॉकेट का चमकदार पत्थर हवा में उड़ता हुआ मुझे रास्ता दिखा रहा था। मैंने पाया कि मैं बस जंगल से कुछ दूरी पर था और वो आवाज अब शांत हो चुकी थी। वो चमकदार पत्थर मुझे वापसी का मार्ग दिखा रहा था। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा था। पूरा गांव अंधेरे के आगोश में सो रहा था। मैं और मेरे आगे आगे हवा में तैरता वो पीला चमकदार पत्थर, वो मुझे उस घनघोर अंधकार से भरी रात में जुगनू की तरह चमकता हुआ संकट से बाहर निकाल लाया। अब मेरी सांसें तेजी से गर्म भाप की तरह वातावरण में घुल रही थी। कब मैं धीरे धीरे गांव की सीमा के भीतर वापस लौट आया। उस पत्थर से निकलती पीली रोशनी में मैं इस तरह खो गया कि मुझे तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि कब मैं शेखर के घर के बाहर पहुंच गया। मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उस पत्थर को अपनी हथेली के बीच दबा लिया। इससे वो सब कोई और देखता। मैंने उसको दोबारा अपने लॉकेट में डाल दिया। रात का तीसरा पहर चालू हो चुका था। मैं चुपचाप अपने दोस्त के घर में दाखिल हुआ। घर में सभी लोग चैन की नींद में थे। मैं भी चुपचाप जाकर शेखर के कमरे में लेट गया।
नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी आंखों के सामने अब भी वह मंजर घूम रहा था। यह मेरा एक लंबे समय बाद विचित्र रहस्यमयी अनुभव था। आखिर वह रहस्यमयी आवाज और परछाई कैसी थी? वो मेरे इस लॉकेट से कैसे डर गया? मैं उस रात यही सोचता रहा। जीवन में एक बार फिर मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। अगली सुबह जब सब लोग जाग गए, ये उन 3 दिनों में अगला पड़ाव था। इसीलिए अब हमें लगातार फल या कच्ची चीजें खाकर काम चलाना पड़ा, क्योंकि उस साधु के श्राप से इस गांव की अग्नि आज भी 3 दिनों के लिए स्वतः ही बंध जाती। सुबह सुबह शेखर के दादाजी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। एक बार फिर उन्हें मैंने बेचैन देखा, पर इस बार वो गुस्से में थे। दरवाज बंद करने के लहजे से मुझे एहसास हो गया था कि ये सब जान चुके हैं। वे बोले, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरे मना करने के बावजूद तुम जंगल की तरफ गए। मैं हैरान था। कहाँ मैं सोच रहा था कि किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि मैं इस गांव से बाहर गया हूं। दादाजी ने जोर से कहा, तुझे बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें इस विषय पर पहले ही सचेत किया था। अब देखो, तुम्हारे एक कदम से मेरी किए कराए, पर पानी फिर गया। इस बार तुम ही उसके शिकार हो जाते। वो तो शुक्र है उस रहस्यमयी शक्ति का जिसने तुम्हें सकुशल यहां पहुंचा दिया। मैंने पूछा, दादाजी आपको कैसे पता? दादाजी ने कहा, मैं आज भी उस प्रेत की आधी शक्ति रखता हूं। उस प्रेत के साथ घटने वाली हर घटना का आधा असर मुझ पर होता है। ये देखो, अपने कंधे पर के घाव को दिखाते हुए उन्होंने कहा। उस पत्थर की रोशनी से उस प्रेत के कंधे के साथ मेरा शरीर भी जल गया। मैं आश्चर्यचकित था और मन ही मन सोच रहा था, ये क्या? अगर प्रेत को समाप्त किया तो शेखर के दादाजी भी समाप्त हो जाएंगे। दादाजी ने कहा, तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना, वो मैंने बहुत पहले सोच लिया था। मैं अपने पहले बेटे की मृत्यु के बाद ये कदम उठाने वाला था, पर एक दिव्य शक्ति ने मेरा मार्गदर्शन किया और कहा, तुम्हारे शरीर के समाप्त होते ही प्रेत तुम्हारी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेगा और उसकी साधना से प्राप्त सब शक्तियों पर उसका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि प्रेत का संबंध तुम्हारे शरीर से था, आत्मा से नहीं। इस त्योहार के खत्म होने से पहले हमें किसी भी तरह से इस गांव को बचाना होगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी खो दूं, और ये बस शुरुआत होगी। मैंने शेखर के दादाजी से पूछा, क्या इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? दादाजी ने कहा, हाँ, इसे समाप्त करने की विधि वहीं कुंडी के भीतर की तरफ को मौजूद होगी। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या? अगर वो इतना सरल है तो आपने उसे समाप्त क्यों नहीं किया? दादाजी ने कहा, वो एक रहस्य है, सामान्य आंखों से नजर आ जाए इतना सहज नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास जो चमकदार पत्थर है उसकी रोशनी में कुंडी में झांक कर देखा जाए तो वह मंत्र दिखाई देगा। उस मंत्र को रात्रि के 4 पहर में सिद्ध करना होगा। मंत्र सिद्ध करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो स्वयं उपलब्ध हो जाएगा। मैंने कहा, यह तो बड़ा कठिन काम है, आप इस लॉकेट को ले लो, मेरे से ये काम नहीं होगा। दादाजी ने कहा, इस लॉकेट को तुमने प्राप्त किया है, ये बस तुम ही नियंत्रित कर सकते हो, बाकी सभी के लिए ये मात्र एक चांदी का खोखला टुकड़ा है। तुम कर सकते हो, तुम ही इस पूरे गांव में एकमात्र हो जो बिना किसी हानि से वहां से जीवित लौट चुके हो। यहाँ हर कार्य नियति से बंधा हुआ है। नियति ने तुम्हें ही अतृप्त प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए चुना है। अब सब तुम पर है कि तुम हमें इस संकट से निकालना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। दादाजी ने कहा, हमारे पास समय की कमी है। आज सूर्यास्त तक तुम जो तय करोगे हम उसे ही विधि की नियति मान लेंगे। इसके बाद मैं वहां से उठकर बाहर चला आया। मैं वहां से उठकर सीधे गांव के बाहर निकल आया। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा था। मैं एकांत खोज रहा था जहां मैं चित्तन्न कर सकूं। मेरे हर कदम का प्रभाव मेरे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से पड़ सकता था। संभवतः मैं उस प्रेत का सामना न कर पाऊं, ऐसे नकारात्मक विचारों से मैं घिर रहा था। मेरी दिमाग और मन के बीच द्वंद्व उठ रहा था। एक पक्ष में था तो एक विपक्ष में। मस्तिष्क और मन दोनों अपने कार्यों को बखूबी कर रहे थे। ये सब सोचते हुए मैं एक खोखले पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। मैं वहां बैठा ही था कि घनघोर काले बादलों ने आसमान को घेर लिया।
दिन में इतना भयंकर अंधकार छा गया कि मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि खोखले पेड़ के तने से कुछ अजीब आवाजें निकल रही थीं। मैं उत्सुकतावश उस खोखले तने में झांकने लगा तो मैंने पाया एक छोटे से छिद्र से रोशनी निकल रही थी। मैंने पेड़ के चारों तरफ देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। एकाएक पेड़ के खोखले तने में एक बवंडर चालू हो गया। मेरे देखते देखते उसमें इंसानी चेहरा उभरने लगा। कुछ ही क्षणों में वो चेहरा स्पष्ट हो गया। उसने मुझसे कहा, कल तो तुम बच निकले बच्चे, आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सूर्यास्त से पहले ये गांव छोड़कर भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो शेखर के चाचा का हुआ है। इस गांव के सर्वनाश के लिए तुम जिम्मेदार हो। एकाएक उस साये ने मेरी आंखों के सामने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बड़े बड़े दांत और नुकीले नाखून से उसने पेड़ के तने को उखाड़कर दूर फेंक दिया। वो मेरे चारों तरफ तेजी से घूमने लगा। मैं घबरा गया और तेजी से दौड़कर घर की तरफ आ गया। मेरे शरीर के रोम रोम में अजीब सा डर बैठ रहा था। शरीर के रोंगटे डर के कारण खड़े हो गए। शेखर ने पूछा, क्या बात है? मैं कुछ बोल न सका। शेखर ने फिर पूछा, क्या हुआ? मैं फिर कुछ नहीं बोल सका। तभी शेखर के दादाजी आए। उन्होंने शेखर को कहा, तुम बाहर जाओ, मैं इसे ठीक करता हूं। दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखी प्रेत की आधी शक्ति, क्या ये वही चेहरा है जो तुम्हें दिखाई दिया? मैं हैरान था। अब मैं और डर गया कि आखिर ये शेखर के दादाजी हर चीज के बारे में कैसे जान जाते हैं। दादाजी ने कहा, तुम्हें लौटना है तो लौट जाऊं, यहां रहकर अपनी जान मत गंवाओ। तुम स्वतंत्र हो, मन की सुनोगे या जो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा उसकी? मैंने पूछा। वो शक्ल बहुत डरावनी थी। दादाजी ने कहा, हाँ, वो उसकी पहली प्रेताबलि थी और मेरी पहली भूल। मैंने कहा, क्या वो शेखर के पिता का प्रेत है? दादाजी बोले, हाँ, पर वो खुद प्रेतबलि है ना, कि वो अतृप्त प्रेत। अब प्रेत ने उसे अपने में समाहित कर लिया है। मैंने पूछा, क्या आपको वास्तविक प्रेत की इच्छा के बारे में पता है, क्योंकि वो आपके शरीर से पहले जुड़ चुका है? दादाजी ने कहा, इच्छा और वासनाएं मनुष्य के शरीर नहीं, मन की आवश्यकताएं हैं। मन शरीर पर तब तक अधिपत्य करता है जब तक हम स्वयं के बोध का अनुभव नहीं कर पाते। मन को इच्छा, वासना तथा अभीष्ट की प्राप्ति शरीर के द्वारा ही होती है। शरीर मन के लिए केवल संकल्प प्राप्ति का साधना है। जब तक हम शरीर और मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, हम अपने मूल स्वरूप का बोध नहीं कर सकते। मैंने कहा, ये सब बातें मेरी समझ से बाहर है, मैं यहां से बचकर निकलना चाहता हूं। दादाजी बोले, अगर नियति ने यही तय किया है तो तुम अवश्य जा सकते हो। उस प्रेत से निपटने के लिए मैं समर्थ हूं, बस उसे समाप्त नहीं कर सकता। एक और प्रेत बलि मिलते ही वो शक्तिशाली हो जाएगा। मैं शेखर के कमरे में गया और डरते हुए कहा, शेखर, मैं अब शहर जाना चाहता हूं। शेखर बोला, एकाएक इतनी जल्दी? क्या दादाजी ने कुछ कहा? मैंने कहा, नहीं, अगर मैं इस गांव से नहीं निकला तो वो तुम सबको मार देगा। मैं नहीं चाहता कि ये सब हो। शेखर ने कहा, कौन? मैंने उसे बस बाहर घटित घटना बताई। उसने कहा, तभी दादाजी ने हम सबको बाहर जाने से मना किया था। तभी दादाजी आए और बोले, चलो मैं तुम्हें गांव के बाहर छोड़कर आता हूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं। मैं दादाजी के साथ जाने को तैयार हुआ और वहां से चलने के लिए निकला। विशु मुझे देख रहा था। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, एक बार फिर चारों ओर अंधकार छा गया। हम कुछ दूर गांव से सड़क की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक दादाजी के हाव भाव बदल गए। पहले वो मेरे जाने से कुछ दुखी थे, पर अब वो खुश दिखाई दे रहे थे। एकाएक जैसे ही मैं गांव से बाहर हुआ, मुझे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और दादाजी चीखने लगे। मैंने उठकर देखा तो दादाजी गायब हो चुके थे। बस दूर से उनके चीखने की आवाज आ रही थी। मैं उनको खोजने के लिए डरते हुए गांव की सीमा के भीतर आया। मैं उन्हें पुकारने लगा, दादाजी, दादाजी। मैं वापस शेखर के घर की तरफ बढ़ने लगा, पर मुझे दूसरी ओर से आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं बेटा। जैसे ही मैंने यह आवाज सुनी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो आवाज बिल्कुल मेरे कान के पीछे से आ रही थी। मैं डरते हुए मुड़ा तो देखा वहां कोई नहीं था। जानवरों की छानियों से जानवरों की आवाजें आ रही थी।
मैं ये सोचकर उस ओर घूम गया कि शायद दादाजी वहां मिलेंगे। मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैं जानवरों के बाड़े में पहुंच गया। मैंने पाया कि वहां एक भी जानवर नहीं था। तभी मैंने देखा वहां जमीन पर कुछ जानवरों के पंजों के निशान थे जो जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। मैं भी उनका पीछा कर रहा था। जैसे जैसे मैं उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो रही थी, जिससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं कुछ आगे ही बढ़ा था कि तभी अचानक मुझे फिर से कुछ लोगों के चलने की आहटें आने लगी। मैंने अपनी चारों तरफ घूमकर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था और अब वह निशान अभी एक उबड़ खाबड़ जगह पर जाकर समाप्त हो रहे थे। अचानक से काले बादल छटने लगे और मुझे अपने आसपास की वस्तुएं दिखने लगी। मैंने अपने आसपास देखा तो पाया कि मैं एक अलग स्थान पर आ गया हूं। वह एक छोटा सा मचान था जिसके बीचों बीच एक चौकोर खोखला गड्ढा बना हुआ था। जैसे जैसे मैं मचान की तरफ गया, एकाएक मेरे पीछे से आवाज आई, आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। अब उन गांव वालों का क्या हश्र होगा, इसका तुम्हें जरा भी एहसास नहीं। देखो, तुमने यहां तक आकर मुझे गांव तक पहुंचाने का काम किया है। अब मैं सहजता से उन सभी गांव वालों को समाप्त कर दूंगा और तुम विवश होकर देखते रहना। इसकी शुरुआत हो चुकी है। शाम होने को है और तुम मेरे चंगुल में उन गांव वालों को फंसा चुके हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। न जाने मैं कितने देर से इस वीरान जंगल में भटक रहा था। वास्तव में यह नियत ही थी जो मुझे बार बार इस कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। तभी अचानक मुझे याद आया कि ये वही कुंडी थी जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। परंतु मुझे प्रेत को समाप्त करने के लिए रात का इंतजार करना होगा। रात होने पर ही मैं उस विधि को जान सकता हूं जिसके द्वारा प्रेत को समाप्त किया जा सकता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। मैं अंधेरे के बीच रहने की बजाय प्रकाश में रहना चाहता था। इसलिए मैंने जंगल से ही एक पेड़ की सूखी लकड़ी को हाथों से तोड़कर पत्तियों की सहायता से आग जलाने की कोशिश की और आग जल उठी। पर इसमें वह तेज नहीं था जो वास्तविक अग्नि की एक चिंगारी में होता है। अग्नि की एक चिंगारी भी पूरे वन को समाप्त कर सकती है, परंतु अगर उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया हो तो वह जुगनू की तरह केवल टिमटिमा सकती है, अपने कार्य को समाप्त नहीं कर सकती। मैंने उसके बीच में अपने हाथ को डालकर देखा तो मैंने महसूस किया कि यहाँ आग एक अलग तरीके से जल रही थी। वह लकड़ी को तो जला रही थी, पर उससे उठने वाली ऊर्जा पूरी तरह निस्तेज थी। इसलिए मेरे हाथ पर आग से जलने का कोई भी निशान नहीं पड़ सका। जबकि अगर हम आग में क्षण भर के लिए भी अपने किसी अंग का स्पर्श करा दें तो हमें अग्नि की वास्तविक शक्ति प्रतीत होती है कि कुछ पलों की अग्नि के द्वारा मानव का पूरा शरीर समाप्त कर दिया जाता है। कुछ क्षणों की अग्नि के द्वारा वनों के वनों को समाप्त करने की क्षमता होती है। मैंने केवल प्रकाश के लिए उस आग को अपने आसपास जलाए रखा। भले ही उसका कोई उपयोग ना हो, पर उससे निकलने वाला प्रकाश मेरे लिए पर्याप्त था। मैं रात होने की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए मैं वहीं पास जाकर बैठ गया। क्योंकि मैं पिछली रात को नहीं सो पाया था, इसीलिए मुझे न जाने कब एकाएक नींद ने अपने आगोश में ले लिया। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि शेखर के दादाजी की थी। मैंने उस आवाज को सुनकर अपने चारों देखा तो वहां कोई भी नहीं था और अब तक चारों ओर अंधकार फैल चुका था। मेरे द्वारा जलाई हुई आग अब तक अंगारों में बदल चुकी थी। मैंने एक बार फिर कुछ इकट्ठी की हुई लकड़ियों को उस पर डाला और वह फिर से धुएं के साथ सुलगने लगी। अब मुझे एहसास हो गया था कि मुझे क्या अनुभव प्राप्त होने वाला है, इसलिए मैं कुछ बेसिक तैयारी करने लगा। मैंने उस कुंडी के आसपास फैले हुए पत्तों के ढेर को साफ किया और वहां पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गया। इस बार मैंने अपने लॉकेट को अपने गले से उतारकर अपने हाथों के बीच पकड़ लिया और उस पर उभरे हुए अक्षरों को गुनगुनाने लगा। कुछ देर बाद ही वह पत्थर चमकने लगा और तभी लॉकेट से बाहर निकल गया। मैंने देखा कि वह स्वयं ही उस कुंडली के बीचों बीच आकर स्थापित हो गया।
उसके प्रकाश में मुझे कुंडी के चारों तरफ कुछ यंत्र दिखाई दिए जो कि मुझे दिन में और ना ही इस अग्नि के प्रकाश में दिखाई दे रहे थे। मैंने देखा कि वहां पर एक बड़े से पत्थर पर कुछ उभरा हुआ था। यकीनन कोई बीज मंत्र थे जिनको मैंने जल्दी से जमीन पर बना लिया। मैंने उन्हें देखा और उनको गुनगुनाने लगा तो उस लॉकेट के पत्थर की चमक में परिवर्तन आने लगा। पहले वह पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था, परंतु धीरे धीरे उसके रंग में परिवर्तन होने लगा। अब वह लगभग बैंगनी रंग में प्रकाशित हो रहा था। उसके बैंगनी रंग का होते ही वह बड़ा सा पत्थर जहां से मुझे यह बीज मंत्र प्राप्त हुआ था, वह अपनी जगह से उखड़कर हवा में उड़ने लगा। जैसे ही वह पत्थर अपनी जगह से ऊपर उठा तो मैंने देखा कि वहां पर एक ताम्रपत्र रखा हुआ था। मैंने उसे उठाया और जैसे ही मैंने उसे उठाया वैसे ही वह पत्थर तेजी से नीचे की ओर गिर गया और मेरे लॉकेट का पत्थर उस कुंडी में समा गया। अचानक हवा का जोरदार झोंका आया और उसने आग को मेरे चारों तरफ फैला दिया। इसी के साथ गांव की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मैं सहसा चीख सुनकर डर गया और वो ताम्रपत्र मेरे हाथ से नीचे उन बीज मंत्रों पर गिरा जो मैंने अपने हाथ से बनाए थे। वो ताम्रपत्र के स्पर्श से वो मंत्र चमकने लगे। अब तक वो आग मेरे चारों तरफ फैल चुकी थी। ताम्रपत्र की शक्ति को देखकर मैं हैरान था। भला निर्जीव वस्तुओं को इतना दिव्य बनाया जा सकता है तो पंच तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर तो अनंत काल तक प्रकाशित हो सकता है। प्रत्येक वस्तु का उद्भव किसी न किसी तत्व से हुआ होता है। तभी किसी ने मुझे पीछे से जोरदार मुक्का मारा। मैं चिल्लाया, मेरे नाक से खून निकलने लगा। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। मैं तेजी से ताम्रपत्र की ओर कूदा ही था कि प्रेत ने मुझे हवा में ही रोक दिया। एक हवा का गुब्बार उठा और वो उस ताम्रपत्र की ओर बढ़ने लगा। यही तो मुझे चाहिए। बस इसी की प्राप्ति के लिए मैंने इतनी साधनाएं की और वो प्रेत हंसने लगा। मैं जस का तस अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उसकी पकड़ से बाहर नहीं आ सका। मैं हवा में बिना किसी सहारे के झूल रहा था। प्रेत की धुंधली छाया उस ताम्रपत्र के बिल्कुल निकट थी। जैसे ही उसने ताम्रपत्र को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एकदम जोरदार झटका लगा और वो उछलकर दूर गिर गया। उसको धक्का लगते ही मेरे शरीर पर उसकी पकड़ छूट गई। मैं जमीन पर गिरा तो मेरे कंधे पर चोट लग गई। मेरे कंधे पर बहुत सी खरोंचें आ गई। फिर भी मैंने तेजी से वो ताम्रपत्र उठा लिया। उसे उठाते ही मुझे एहसास हो गया कि जब तक ये ताम्रपत्र मेरे हाथ में है, ये प्रेत मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तेजी से वहां से भाग निकला। मेरे पीछे से वो प्रेत भी तीव्र गति से आने लगा। मैं जिस ओर भी भागता पर मुझे वहां बस गांव वालों का शोर सुनाई देता, पर मैं शेखर के गांव की सीमा को खोज ही नहीं पाया। मैंने हर ओर दौड़कर देखा तो पाया कि प्रेत ने मुझे अपने स्थान पर बांध दिया था। जिस ओर भी मैं जाता उस तरफ मुझे प्रेत ही प्रेत दिखाई दे रहा था। उसने मुझ पर दूसरा हमला किया। इस बार वो फिर दूर जाकर गिर गया। अब वो समझ चुका था कि वो तब तक मेरे शरीर पर प्रहार नहीं कर सकता जब तक ताम्रपत्र मेरे हाथ में है। वो मेरे पर प्रहार नहीं कर सकता था, इसलिए वो मुझे मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता था। उसने तरह तरह की आकृतियों के रूप में मुझे डराने की कोशिश की, पर मैं एकदम शांत खड़ा था। मेरे अंदर का ठर न जाने कहाँ गायब हो गया था। जब मैं चारों तरह दौड़ते हुए थक गया तो मैं आखिर में उस कुंडी के पास आकर बैठ गया। अब मेरे हाथ में ताम्रपत्र था, पर उसकी भाषा एकदम अलग थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। प्रेत हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, तुम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, प्रेत बोला। मैं जानता हूं, मैं तुम्हें इस विद्या को सीखने में सहायता कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है, तुम अपना शरीर मुझे समर्पित कर दो। सदैव तुम मेरी शक्तियों का प्रयोग कर सकोगे। हम इस गांव पर राज करेंगे। मैंने कहा, अच्छा, मेरी भी एक शर्त है। तुम प्रेत कैसे बने और तुम शेखर के परिवार को क्यों नष्ट करना चाहते हो, ये मुझे बता दो। प्रेत ने कहा, पहला मैं तुम्हें बता सकता हूं, दूसरा नहीं। मैंने कहा, पहला ही बता दो, दूसरे की सच्चाई का पता मैं खुद लगा लूंगा। प्रेत ने कहा, काफी समय पहले की बात है। यहां एक साधु आया था। जब वो यहां आया था तब उसने मुझे कुछ सिद्धियों के बारे में बताया।
अधिकांश सिद्धि की प्राप्ति किसी विशेष अवसर पर की जाती है, जैसे होली, दिवाली या सौर चंद्र ग्रहण में। दिवाली, जो कि रोशनी का त्योहार है, उसके 3 दिन पहले से मैंने अघोर मसान साधना प्रारंभ की। दिवाली की रात को मुझे मसान जगाना था। मैं 3 दिनों से कड़ी तपस्या कर रहा था। जंगल से किसी जानवर को पकड़ उसकी हड्डियों से बनी माला का प्रयोग करने लगा। पहले 2 दिन एकदम सही से बीते और मुझे कई अनुभव हुए। तीसरी रात्रि को मसान लगभग जाग गया था, परंतु न जाने क्यों अग्नि में वो शक्ति नहीं थी जो प्रबल ऊर्जा होनी चाहिए थी। दिवाली की रात्रि को मसान जागने लगा। भीषण हवाएं उठने लगी, चारों तरफ अंधकार छा गया और मसान आया और वो मुझसे बलि मांगने लगा। चूंकि तंत्र में या सात्विक यज्ञादि कार्यों में कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से भाग ग्रहण नहीं करती, अग्नि के माध्यम से भी सभी को बलि हविष्य की प्राप्ति होती है। मसान को बलि न मिलने पर मसान ने क्रोध में मेरे शरीर को ही समाप्त कर दिया। मेरे शरीर के समाप्त होते ही मुझे अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि प्राप्त हुई। प्रेत बनने पर मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि उस साधु के श्राप से मसान तक मेरी बलि नहीं पहुंच सकी। इसमें उस साधु की गलती नहीं थी, बल्कि गांव वालों की गलती थी। उनकी इस गलती का दंड मैं उन्हें देना चाहता था। मैं इसकी शुरुआत उसी रात से करना चाहता था। मैंने जानवरों को हानि पहुंचाने से शुरू किया, पर उस साधु ने सदा सदा के लिए मुझे अपनी कुंडी में बंद कर दिया। बस इससे आगे की घटनाएं तुम जानते हो। मैंने पूछा, शेखर के परिवार को हानि पहुंचने का कारण? प्रेत ने कहा, नहीं, वो नहीं बताना चाहता। इसके बाद सूरज की हल्की रोशनी आने लगी। प्रेत अब अदृश्य हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल मैंने खुद को उस कूड़ी पर बैठा पाया। चारों तरफ का अंधकार समाप्त हो चुका था। मेरे हाथ में अब भी वो ताम्रपत्र था। मैंने उसे देखा। इस बार वो एकदम सामान्य लग रहा था। मैं इस बात को जानने के लिए उत्सुक था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैं जल्दी से उठकर शेखर के घर की तरफ जाने लगा। मैं गांव की सीमा पर पहुंचा तो मैंने पाया कि गांव के बहुत सारे लोग जानवरों के बाड़े को घेर कर खड़े थे। मैं उस ओर गया। मुझे वहां शेखर और वीशु दिखा। मैंने पूछा, ये सब क्या? वीशु और शेखर मुझे देखकर चौंके और कहा, तुम अभी तक गए नहीं? मैंने कहा, नहीं, अभी मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। ये सब क्या हुआ? वीशु बोला, वो देखो। उसने अपने हाथ के इशारे से आगे की तरफ इशारा किया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुंह से निकला, ओह, तो ये सब प्रेत ने किया है। वहां चारों तरफ जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी। जानवरों के मृत शरीर से खून रिसता जा रहा था। मैंने जानवरों के बाड़े में जहां तक नजर दौड़ाई, वहां चारों ओर जानवरों का खून और लाशें बिखरी हुई थी। गांव के लोग उन्हें दफनाने की व्यवस्था कर रहे थे। हम तीनों वहां लोगों के चेहरे पर व्याप्त उदासी को देख रहे थे। कुछ देर बाद हम शेखर के घर पहुंचे। मैंने शेखर से पूछा, दादाजी कहाँ हैं? शेखर ने कहा, वो अपने कमरे में बेहोश पड़े हैं। उनकी बेहोशी कल रात से अभी तक बरकरार है। जब से वह तुम्हें छोड़कर आए थे, तब वह हमें घर के बाहर बेहोशी की हालत में मिले थे। हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से उठाकर उनके कमरे तक पहुंचाया, पर अब तक उनके शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल दिखाई नहीं दे रही है। हमने वैद्य को बुलाया तो उसने कहा, इनकी नाड़ियां अभी चल रही हैं, पर यह किसी सदमे में आ गए हैं। पूरी कोशिश की, पर वह अपनी किसी भी कोशिश में सफल नहीं हुआ। शेखर ने मुझसे पूछा, तुम कल रात कहाँ थे? तो मैंने उसे अपने साथ घटित पहले की घटना बता दी और कहा कि एक शक्तिशाली आकृति दादाजी को अपने साथ उठाकर ले गई थी और मैं अकेला उस जंगल में फंस गया, इसीलिए मैं घर तक नहीं पहुंच पाया। शेखर मुझे अपने दादाजी के कमरे में लेकर आ गया। फिर मैंने शेखर को कहा, दादाजी के लिए पानी लेकर आओ। शेखर गया। ताम्रपत्र भी मेरे हाथ में था। जैसे ही मैंने दादाजी के शरीर को स्पर्श किया, वैसे ही उनके शरीर में फिर से हलचल होने लगी। अगले कुछ मिनटों के पश्चात उनकी आंखें खुल गईं। मुझे देखते ही वो उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, तुम्हें यह ताम्रपत्र मिल ही गया। मैंने ताम्रपत्र को अपने हाथ से उनके हाथ में पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाया तो उन्हें एक जोरदार झटका लगा और उन्होंने तुरंत अपने हाथ को पीछे हटा लिया। मैं इस घटना को देखकर हैरान था।
और शेखर इतने में पानी का गिलास लेकर आ गया। मैंने दादाजी को कहा, आप पानी पीजिए। शेखर के दादाजी ने पानी पिया और शेखर गिलास लेकर वापस चला गया। मैंने दादाजी से पूछा, आपको इतना तेज झटका कैसे लगा? दादाजी ने बताया, अब भी उस प्रेत की आधी शक्ति मेरे शरीर में है। ये एक शुद्ध ऊर्जा से युक्त ताम्रपत्र है, इसलिए इसे छूना सभी के लिए सहज नहीं। मैंने उनसे कहा, क्या आप इस ताम्रपत्र को पढ़ने में मेरी मदद करोगे? उन्होंने कहा, पर यह कैसे हो सकता है? मैं जैसे ही इसको खोलता हूं, मुझे तुरंत करंट का जोरदार झटका लगता है। अब मेरी अवस्था हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्रभाव को अपने शरीर पर नहीं झेल सकता। मैंने कहा, दादाजी, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। ताम्रपत्र को मैं ही अपने दोनों हाथ में पकड़कर खोलता हूं। आप बस इसे पढ़कर मुझे बता दीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। दादाजी, ठीक है। ऐसा कहकर मैंने एक लकड़ी का स्टूल दादाजी के सामने लगा दिया और उनके बिल्कुल ठीक सामने ताम्रपत्र को पकड़कर बैठ गया। मैंने धीरे धीरे ताम्रपत्र के पहले पन्ने को खोलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि यह ताम्रपत्र उस साधु के द्वारा लिखा गया था। दादाजी पत्र में हुए अक्षरों को देखने लगे। जैसे ही हमने अगले पेज को पलटा तो दादाजी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, उस प्रेत की मुक्ति का उपाय। मैंने उनसे पूछा, बताओ क्या लिखा है इसमें? वो बोले, जिस व्यक्ति के हाथ में यह ताम्रपत्र रहेगा उस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ताम्रपत्र में लिखे हुए बहुत सारे अलग अलग मंत्र यंत्र की सहायता से मनुष्य अलौकिक शक्तियों के विषय में जान सकता है और इसी में मुझे प्रेत की समाप्ति का उपाय मिल गया। इसके लिए तुम्हें अग्नि पर लगे श्राप को तोड़ना होगा। मैंने पूछा, पर कैसे? दादाजी ने कहा, तुम्हें अग्नि बेताल को एक रात्रि में सिद्ध करना होगा। मैंने प्रतिक्रिया दी, क्या एक अग्नि बेताल? पर इससे वो प्रेत कैसे समाप्त होगा? दादाजी ने कहा, अग्नि बेताल को लोक कथाओं में पैशाचिक शक्तियों का अधिपति कहा गया है। वेताल एक दुष्ट आत्मा है जो कब्रिस्तानों में रहती है और प्रेतों पर कब्जा कर लेती है। उनमें प्रेतों मसाणों को समाप्त करने की शक्ति पाई जाती है। अग्नि से संबंध होने के कारण वे अग्नि को भी वश में कर लेते हैं। अग्नि मंथन से लेकर अग्नि ज्वलंत और भौतिक देह को असीम शक्तियां देने का सामर्थ्य भी उनके पास है। पर हाँ, वेताल जब तक स्वतंत्र है तब तक वो स्वयं निर्णय लेता है, पर सिद्ध होने के पश्चात वो अपने साधक के अनुसार ही कार्य करता है। वे लोगों को पागल कर सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं और गर्भपात करा सकते हैं, लेकिन गांवों की रखवाली भी कर सकते हैं। आज हमें और हमारे गांव की रक्षा के लिए वेताल की आवश्यकता है। अंतरिक्ष और समय के नियमों से अप्रभावित होने के कारण उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अलौकिक ज्ञान होता है और मानव प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि है। इसलिए कई तांत्रिक उन्हें पकड़ने और उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें वेताल को सिद्ध करना होगा, पर ध्यान रहे, जरा सी चूक हुई तो तुम नष्ट हो जाओगे। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। वेताल सिद्ध के लिए सामग्री इतनी जल्दी कहां से मिलेंगी? उन्होंने कहा, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम बस रात्रि होने की तैयारी करो। आज रात तुम्हें घनघोर जंगल के बीच जाना होगा। वहां से या तो तुम या वो प्रेत शक्तिशाली होकर निकालेगा। तुम में से बस कोई एक ही लौट सकता है। एकाएक वो ताम्रपत्र वहीं अदृश्य हो गया। मैं चौंका और कहा, ये क्या? ये कहाँ गायब हो गया? दादाजी ने कहा, वो ताम्रपत्र से तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया, अब वो वापस लौट गया। मैंने कहा, अब वो प्रेत मुझे नष्ट कर देगा। कल रात मैं केवल तभी बच पाया कि मेरे पास वो ताम्रपत्र था। अब वो भी गया, मैं कैसे उसका सामना करूंगा? दादाजी ने कहा, तुम्हें सूर्य अस्त होने से पहले जंगल के बीच जाकर साधना को प्रारंभ करनी होगी। मैं तुम्हें ये आसन दे रहा हूं। जब तक तुम इस पर बैठे रहोगे वो प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम्हें एकाग्र होकर अग्नि बेताल को अपने वश में करना है। दादाजी ने कहा, मध्याह्न के बाद तुम यहां से सामग्री लेकर चले जाना। ध्यान रहे कि किसी की दृष्टि तुम पर ना पड़े। मैंने पूछा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कोई देख ही ना सके? दादाजी ने कहा,
मैं तुम्हें गांव की सीमा के बाहर तीव्र वेग से पहुंचा दूंगा। उससे आगे तुम्हें कोई भी जीवित व्यक्ति देख ना पाए, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। इसके लिए सबसे सुरक्षित जगह वही जगह है जहां से तुम्हें यह ताम्रपत्र मिला। उस ओर जाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं वहां से बाहर आ गया और शेखर के दादाजी बेताल साधना के लिए सामग्री इकट्ठा करने लगे। मैं शेखर के कमरे में आया तो उससे पूछा, अब तुम्हारे चाचा की तबीयत कैसी है? क्या वे पहले से स्वस्थ हैं? शेखर ने बताया, अभी तो सब ठीक है, पर यदि कल सुबह से पहले उस प्रेत को समाप्त नहीं किया गया तो उस रहस्यमय बीमारी से मेरे चाचा की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें प्रेत को समाप्त करने के लिए कुछ करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे चाचा को कुछ नहीं होने दूंगा। शेखर ने कहा, ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, मैं वो गुप्त रहस्य जान गया हूं जिससे प्रेत को समाप्त किया जा सकता है। शेखर ने पूछा, क्या तुम मुझे नहीं बतलाओगे? मैंने कहा, कल सुबह के बाद तुम्हें भी पता लग जाएगा। सूरज की तेज रोशनी आज कुछ अलग प्रतीत हो रही थी। सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच गया था। मैं कुछ देर के लिए शेखर के कमरे में लेट गया। रात भर की थकान से कब मैं गहरी नींद के आगोश में चला गया, मुझे इसका तनिक भी एहसास नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद मुझे घोर अंधकार में एक रोशनी दिखाई दी। मैं उसे लगातार देख रहा था। एकाएक मेरे शरीर को किसी ने तेजी से हिलाया। उस कंपन से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा तो पाया कि शेखर के दादाजी मेरे सामने खड़े थे। वो कुछ चिंतित थे। मैंने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, शेखर का चाचा आज सुबह से गायब है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। अब तुम ही उसे जीवित ला सकते हो। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा, समय हो गया है, अब देर करना उचित नहीं। दादाजी ने मुझे एक विशेष आसन दिया। वो सुनहरे रंग का था। उन्होंने मुझे उसे दिया और कहा, ये लो, ये आसन उस प्रेत से तुम्हारी रक्षा करेगा, पर याद रहे, तुम केवल तब तक ही सुरक्षित रह सकोगे जब तक इस आसन पर तुम जमे रहोगे। साधना पूरी होने से पहले उठना तुम्हारे लिए ही खतरनाक नहीं है, अपितु इस गांव को भी संकट में डाल देगा। साथ ही उन्होंने अपने पास से साधना की अन्य सामग्री भी दी। फिर कहा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें वहां छोड़ आता हूं। जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा, मेरे शरीर का भार एकाएक घट गया। मैं इतना हल्का हो गया कि मेरा शरीर आकाश की ओर उठने लगा। हमारी गति पहले सामान्य ही थी, पर पल भर में हम गांव की सीमा पर थे। अब तक वहां सब कुछ सिमट चुका था। गांव के जो लोग अपने जानवरों की मौत से सदमे में थे, वे जा चुके थे। मैं इतना सोच ही रहा था कि मैं साधु की घूनी पर था। दादाजी ने कहा, लो, ये सब पकड़ो। जैसे ही मैंने उनका हाथ छोड़ा, मेरे शरीर का भार बढ़ने लगा। मुझे पृथ्वी अपनी ओर खींचने लगी। तभी उन्होंने मेरे कान में कुछ बुदबुदाया और कहा, कल सुबह होने से पहले इसे सिद्ध कर लो और इस गांव को बचा लो। एकाएक वो तूफान के वेग से चले गए। पूरा जंगल एकदम शांत था। मैं अपने काम में लग गया। उस सामान में एक हाथ लंबी नीम की लकड़ी थी। उसे मैंने दक्षिण दिशा की तरफ जमीन में गाड़ दिया। सामने कुछ सूखी लकड़ियां लगाकर एक कुंड बनाया। दक्षिण की ओर ही मुंह करके मैं आसन जमाकर बैठ गया। अब मैं शाम होने का इंतजार करने लगा। बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि क्या मैं इस गांव को प्रेत के साए से बचा सकूंगा। मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि वास्तव में ये सब कुछ मेरे चारों तरफ घूम रहा था। शहर की शांत जिंदगी से मैं इस संकट के बीच पहुंच चुका था। संभवतः किसी भी शक्ति का एहसास सभी के लिए सहज नहीं होता। कई लोग अलौकिक शक्तियों के हाथों अपने जीवन चक्र को खो देते हैं। इसी सोच विचार में शाम हो गई। सूर्य सुर्ख लाल हो गया और कुछ ही पलों में अदृश्य हो गया। चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा अपने पैर पसार रहा था। हालांकि अब भी हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं अब भी जस का तस बैठा हुआ था। अब मैंने धीरे धीरे शेखर के दादा का बताया हुआ तिलिस्मी मंत्र गुनगुनाना शुरू कर दिया। पहले मैं तेज तेज आवाज के साथ उसे बोल रहा था। कुछ ही देर में मैंने पाया कि मुझे एक अजीब सी दुर्गंध ने परेशान कर दिया। अब अंधकार चारों ओर छा चुका था और मेरा गला उस दुर्गंध के कारण सूखने लगा था।
पर अब भी मैं उसे तेज आवाज में गुनगुनाना रहा था। वो दुर्गंध अब और भी तेज हो गई। अब वो मुर्दे के जलने से उत्पन्न होने वाली बदबू के समान हो गई थी। मेरे गले में वो दुर्गंध घुसती ही जा रही थी। मुझे एहसास हो रहा था जैसे कोई मेरे आसपास था और उससे ही यह दुर्गंध पैदा हो रही थी। एकाएक मुझे एहसास हुआ कि कोई ठंडी हवा का झोंक मेरी पीठ की तरफ से आया और मेरी शरीर में ठंड से सिहरन उठने लगी। दूर कहीं से लोगों के चीखने की आवाजें आज फिर चालू हो गई। कुछ आवृत्तियों के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकाएक जंगल के बीच से मुझे शेखर की आवाज सुनाई दी, मेरे चाचा को बचा लो, वो इस प्रेत के कब्जे में है। मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया, पर यह मेरे मन को कोस रही थी। अब मेरा ध्यान साधना की ओर कम और बाहर की ओर ज्यादा घूम रहा था, पर मैं अनवरत रूप से उस मंत्र का अनुष्ठान कर रहा था। अचानक से मेरे शरीर पर कुछ तरल पदार्थ गिरने लगा। मैं उसको छूने लगा तो वो एकदम गुनगुनाना था। धीरे धीरे वो मेरे शरीर पर चिपकने लगा। मैंने हाथ लगाकर उसे पहचानने की कोशिश की तो वो चिपचिपा लसल सा तरल द्रव्य था। मैं अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जैसे ही मैंने अपने सिर के ऊपर की ओर देखा तो एक लाश से लाल गाढ़ा द्रव्य टपक रहा था। मेरी आवाज डगमगाने लगी, सांसों में उतार चढ़ाव आने लगा। अगले ही पल लाश की आंखें टिमटिमाने लगी। अब तो डर से शरीर भी कांपने लगा। चारों तरफ आंधी उठने लगी। मेरा आसन भी हवा में उठने लगा। मैं हवा में पहुंच गया, परंतु वो नीम की लकड़ी जस की तस थी। पर ना जाने कैसे मैं अब भी उस मंत्र को गुनगुना रहा था। मैं इतना ऊपर उठ गया जितने पर वो लाश मुझे आसानी से दबोच सकती थी। उसकी लाल आंखें और जला हुआ चेहरा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तभी आवाजें आने लगी, मैं प्रेत नहीं हूं, मसान हूं, मसान। इस आदमी को प्रेत बनना पड़ा, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह होने में बस चंद घंटे शेष है, तब तक मैं गांव वालों को समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे इस आसन से प्रेत बंधा है मैं नहीं। मैं तुम्हारे सामने ही इस गांव को मिट्टी में मिलाने का सामर्थ्य रखता हूं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और उस गांव को भी बस तुम ये गुनगुनाना छोड़ दो। मैं जानता था यह केवल छलावा है। उसने मेरे सामने उस लाश को सिर से लेकर पैर तक चीर दिया। कई पेड़ों को बवंडर से उखाड़कर मेरी तरफ फेंकने की कोशिश की, पर इससे मुझे तनिक भी हानि नहीं हुई। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा मेरी रक्षा कर रही थी। गांव में चीख पुकार मची हुई थी। मुझे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि मेरे पीछे गांव की क्या स्थिति है। मैंने अपने शरीर को अंतिम प्रयास के लिए तैयार कर लिया। अब अंतिम बार मैं पूरी एकाग्रता से उसे गुनगुना रहा था। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। अचानक दक्षिण दिशा की ओर से तेज तूफान उठने लगा। तभी मुझे पत्तियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो पाया एक श्वेत रंग का लंब चौड़ा आदमी सामने खड़ा था। उसने मुझसे कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने अब तक बस उसके पैरों को ही देखा था। मैं उसके सिर की तरफ देखने के लिए ऊपर की ओर देखा तो पाया कि उसके सफेद बालों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। मैंने कहा, मुझे इस गांव के लिए थोड़ी अग्नि चाहिए। बेताल ने कहा, इस गांव पर श्राप है, मैं इसे काट सकता हूं, पर मुझे किसी ऐसे मनुष्य की बलि चाहिए जो आधा मनुष्य और आधा प्रेत हो। अगर ऐसा एक भी आदमी इस गांव में है तो ही श्राप समाप्त होगा। मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी शेखर के दादाजी ने मुझे आवाज लगाई, मैं तैयार हूं। यह सब मेरी गलती से ही शुरू हुआ है, पर बेताल को तुम इस बात के लिए मना लो कि वो मेरे दूसरे बेटे को सही सलामत लौटा देगा। मैंने दादाजी से कहा, ये लो आपका आसन। बेताल ने पूछा, क्या तुम स्वेच्छा से मेरी बलि बनना चाहोगे? दादाजी ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। अगर इस गांव को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है तो मैं तैयार हूं। उस लंबे चौड़े बेताल ने शेखर के दादाजी को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही वो उनके शरीर को खींच रहा था, उस गांव की सारी दुष्टात्मा भी उनके शरीर की तरफ खींची जा रही थी। अगले ही पल उनका शरीर उसकी हथेलियों के बीच झलकर खाक हो गया। वो राख जो उसकी हाथों से नीचे गिरी, वो सीधे जाकर कुंड में समाहित हो गई और साधु का वह श्राप टूट गया। बेताल ने कहा, मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देता हूं।
बेताल ने अपने हाथों से जमीन में घसी उस नीम की डंडी को उखाड़ा और उसे एक हरे पन्ने के रूप में बदल दिया और कहा, ये लो, जब भी तुम्हें जरूरत होगी इसी मंत्र का 3 बार आवाहन करना। मैं तुम्हें स्वप्न में सब समस्याओं का समाधान दूंगा। उसने अपनी एक जलती हुई जटा को उखाड़ा और उसमें पन्ना को बांधकर मुझे दे दिया। बेताल श्रेणी की शक्तियां तुम्हारी सदैव रक्षा करेगी। भूत, प्रेत, डाकिनी, पैशाचिक शक्तियों से तुम्हें कभी भय नहीं होगा। ऐसा कहकर वो गायब हो गया। सूर्योदय हो रहा था। मैं गांव की तरफ वापस आया तो गांव के सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे। मैं शेखर के घर की तरफ गया तो देखा शेखर के चाचा एकदम स्वस्थ हो चुके थे। लंबे अरसे बाद सभी एक साथ थे सिवाय दादाजी के। मैं कुछ कहता इससे पहले शेखर ने कहा, दादाजी ने मुझे सब कुछ बताया, अब वो जा चुके हैं। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग होंगे जो आखिर तक कहानी को सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे कुछ लोगों पर पूरा यकीन है जो इस कहानी में पूरी तरह से खो गए थे और कहानी को सुनकर उन्हें एक नया अनुभव मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा और हॉरर की इस दुनिया का एक नया नजरिया उनके सामने खुला होगा। तो अगर आप अब तक भी इस कहानी को सुन रहे हैं तो अभी कमेंट में मुझे बताइए कि आपने इस स्टोरी को कंप्लीट सुना है और लिखिए मिस्टर एक्स की लॉयर फैमिली जो कंप्लीट सुने पूरी स्टोरी, और मैं आपका नाम अगली स्टोरी में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। गजानंद पाटिल सूरत, अरविंद गोस्वामी गाजीपुर, राजेश अग्रवाल जयपुर, नेहा सोनीपत, आनंद तिवारी, डॉक्टर ए के पांडे वाराणसी, नूर पानीपत, सोनी सिंह पटियाला, ऋतु कानपुर, मानसी सिंह वेस्ट बंगाल, अनास अंसारी मालेगांव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।